हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ने वाले हैं, इनकी बायोग्राफी। ठीक है, इनकी बायोग्राफी को हम कंप्लीट करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले ये पीजीटी की आपकी, ठीक है, पीजीटी की ये 4th क्लास होगी, क्योंकि इसके पहले मैंने टी.एस. इलियट, पी.बी. शैली, जॉन किट्स तीनों के बायोग्राफी को कंप्लीट कर दिया, डिस्कस कर लिया है। प्लेलिस्ट में पीजीटी की अलग से प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, आप पहले जाके वो सारी जो भी 3 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं उसको कंप्लीट करिए। देन रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पीजीटी के लिए ही मतलब स्पेशल क्लास हो सकती है, पीजीटी के लिए तो है ही है। बाकी आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे भी आपके टी.एस. इलियट हैं, जिस भी एग्ज़ाम में आपके आते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में या जिस भी एग्ज़ाम के सिलेबस में हैं ये सारे राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए। जैसे नेट वगैरह में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, नेट वगैरह में पी.बी. शैली भी हैं, किट्स भी हैं एंड टी.एस. इलियट आपके हैं ही हैं। तो जहाँ पे भी ये सारे राइटर हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ पीजीटी के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट टाइम जो चैनल को वॉच कर रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और ये भी बता दे रही हूँ कि जो न्यू बच्चे हैं उनको बता दूँ कि टीजीटी की अगर आपको तैयारी करनी है, अपकमिंग टीजीटी की आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, तो इसी चैनल पर ही ना, इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर आपको 74 क्लास पड़ी है, मतलब 74 क्लास हो चुकी है, अभी भी क्लास ये कंटिन्यू ही है। ये जो क्लास है आपको क्वेश्चन आंसर की क्लास नहीं है, ये थ्योरी क्लास है, फुल थ्योरी क्लास, जैसे कि आपको पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है वैसे ही ये 74 क्लास है जो मैंने दिया है टीजीटी के लिए। और अभी ये कंटिन्यू है, मतलब अभी भी ये चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बंद कर दिया है, अभी भी ये जारी है। तो प्लीज़ आप ये जितने भी 74 क्लास थ्योरी के हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप जाएंगे टीजीटी का फुल कोर्स करके आएगा, वहाँ पे सारी वीडियोस शेक्सपियर की बायोग्राफी से आप स्टार्ट करेंगे, सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको बताना चाहूँगी, ठीक है। बाकी पीजीटी की इस बार मैंने स्टार्ट किया है, पीजीटी को भी लेना चाहूँगी, क्योंकि पीजीटी का भी इस बार मैंने स्टार्ट किया है कि इनकी भी थ्योरी करा के पीजीटी वाले को भी सपोर्ट करना है, उनके लिए भी कुछ करना है, ठीक है। तो अपना सपोर्ट बना के रखिए, प्यार सपोर्ट एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। सो दैट शेयर इसलिए करें ताकि और भी बच्चे जो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो आके ये सारी चीज़ें देख सकें, जो मैंने ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी है यूट्यूब पर, और ये चलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आगे भी क्लासेस चलेंगी। एलटी का भी मैंने पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी क्लास दी थी। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं कह रही हूँ शेयर करने के लिए कि आप शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ओके। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर हम बात करेंगे, द पोएट ऑफ न्यू इंग्लैंड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनके अर्ली लाइफ एंड फैमिली बैकग्राउंड की बात करेंगे। जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे इनका फुल नेम अगर हम देखें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हम लोग पढ़ते तो हैं, बट इनका फुल नेम क्या है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, ये ध्यान रखना है। इनका पूरा नाम क्या है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, नेम्ड आफ्टर कॉन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली। अच्छा, इनका नाम कैसे पड़ा, ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कैसे इनका नाम पड़ा, तो इनका नाम ना एक फेमस सेनापति जनरल रॉबर्ट ई ली के नाम पर रखा गया था, ये ध्यान रखना है। इनके डीओबी की बात करेंगे तो मार्च 26 1874 में इनका जन्म हुआ था, 26 मार्च 1874 में। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका, तो सैन फ्रांसिस्को, जो कैलिफोर्निया में इनका जन्म हुआ था, जो अमेरिका में है, यूएसए में है, ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़ें। कहाँ पे जन्म हुआ था, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। और ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि इनका जन्म न्यू इंग्लैंड में नहीं हुआ था, जो अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपको फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए। तो न्यू इंग्लैंड में इनका जन्म नहीं हुआ था, इनका जन्म सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, जो अमेरिका में है, वहाँ हुआ था, ये ध्यान रखना, प्लेस ऑफ बर्थ। पेरेंट्स की बात करेंगे तो इनके जो फादर हैं, इनके फादर का नाम क्या है, विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर, तो ये ध्यान रखना है, इनके फादर का नाम क्या है, विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर। ये क्या थे, मतलब प्रोफेशन में क्या थे, तो ये एक जर्नलिस्ट भी थे और एक टीचर भी थे इनके फादर। और इनकी माता की बात मतलब इनकी मदर के बारे में बात करेंगे तो इसाबेल मूडी,
ये ध्यान रखना है। इनकी मदर का नाम क्या था? इसाबेल मूडी, जो कि एक स्कॉटिश डिसेंट की थी। ठीक है। एंसेस्ट्री की बात करेंगे। एंसेस्ट्री मतलब वंशावली, यानी हिज फादर वॉज डिसेंडेंट ऑफ निकोलस फ्रॉस्ट फ्रॉम डिवॉन इंग्लैंड हु सेल टू न्यू हैम्पशायर 1674। तो इनके एंसेस्ट्री की बात करेंगे, मतलब इनके पिता के जो पूर्वज थे ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इनके जो फादर थे ना वो निकोलस फ्रॉस्ट के वो थे, क्या बोलते हैं, डिसेंडेंट थे, यानी कि वंशज थे। अब ये निकोलस फ्रॉस्ट कौन थे? जो 1634 में डिवोन यानी कि इंग्लैंड से अमेरिका के न्यू हैम्पशायर आए थे। ये ध्यान रखना है। चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे तो स्पेंट हिज फर्स्ट 11 ईयर्स इन कैलिफोर्निया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब इनके बचपन के बारे में बात करेंगे तो फ्रॉस्ट ने अपने जीवन के जो मतलब अपने लाइफ के अर्ली यानी कि अपने जीवन के शुरुआती 11 साल कैलिफोर्निया में बिताए। फादर की डेथ कैसे होती है इनके? तो विलियम फ्रॉस्ट डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1885। ध्यान रखना है, रीज़न भी ध्यान रखना है और इसकी डेट भी याद रखनी है कि इनके फादर की जो डेथ हुई थी वो 1885 में ट्यूबरक्लोसिस के कारण इनके फादर की डेथ हो गई थी। और उस टाइम परिवार के पास केवल $8 थे। जब इनके फादर की डेथ हुई ना तो उस समय इनके परिवार में फाइनेंशियली अगर बात करें तो इनके परिवार में कितने डॉलर थे? ओनली $8 थे। ये ध्यान रखना है जब इनके फादर की डेथ हुई थी। उसके बाद हुआ क्या? जब फादर की डेथ हुई तो हुआ क्या? तो मूव टू न्यू इंग्लैंड जाना, यानी कि फॉलोइंग हिज फादर्स डेथ हिज मदर मूव टू फैमिली अक्रॉस द कंट्री टू लॉरेंस मैसाचुसेट्स टू लिव विथ फ्रॉस्ट ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये ध्यान रखना है, जब पिता की डेथ हो गई और परिवार में से केवल $8 ही बचे तो हुआ क्या कि ये लोग कहाँ चले गए? न्यू इंग्लैंड चले गए। पिता की डेथ के बाद इनकी माँ पूरे परिवार को लेकर, पूरी फैमिली को लेकर अमेरिका के दूसरे छोर पर यानी कि मैसाचुसेट्स के लॉरेंस शहर आ गई ताकि वे फ्रॉस्ट के जो मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो दादा दादी हैं उनके साथ रह सकें। न्यू इंग्लैंड का कनेक्शन क्या था फ्रॉस्ट का? तो दो बॉर्न इन कैलिफोर्निया, ध्यान रखना है, फ्रॉस्ट बिकेम द क्विंटेसेंशियल वॉइस ऑफ रूरल न्यू इंग्लैंड, इट्स लैंडस्केप एंड इट्स कोलोक्वल स्पीच। ये ध्यान रखनी है। हालांकि बात अगर करेंगे भले ही फ्रॉस्ट का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था, है ना, लेकिन ये अपनी पोइट्रीज़ के थ्रू इन्होंने क्या किया, जो ग्रामीण न्यू इंग्लैंड है वहाँ के जो नेचुरल सीन्स हैं, वहाँ की जो आम बोलचाल की भाषा है, उसके सबसे बड़े ये क्विंटेसेंशियल वॉइस बन गए, यानी कि सबसे बड़े प्रतीक बन गए न्यू इंग्लैंड के अपने पोइट्री के थ्रू। ठीक है। अब इनकी हम एजुकेशन की बात करेंगे। लॉरेंस हाई स्कूल, ग्रेजुएटेड इन 1892, शेयर्ड वैलिडिक्शन ऑनर्स विद एलिनोर मिरियम वाइट, इट्स फ्यूचर वाइफ। तो ध्यान रखना है, अगर हम बात करेंगे इनकी एजुकेशन की तो हाई स्कूल इन्होंने मतलब लॉरेंस हाई स्कूल, ध्यान रखना है यहाँ पे कि 1892 में, ठीक है, 1892 में लॉरेंस हाई स्कूल से पढ़ाई इन्होंने पूरी की थी। ठीक है। इन्होंने अपने होने वाली जो पत्नी है, इनकी जो वाइफ है, होने वाली जो वाइफ है एलिनोर मरियम वाइट के साथ क्लास फर्स्ट यानी कि वैलिडिक्शन ऑनर्स शेयर किया था, यानी कि क्लास में जो फर्स्ट स्थान होता है ना वो शेयर किया था अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ, एलिनोर मरियम वाइट। ये इनकी फ्यूचर वाइफ है। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब ये दोनों साथ ही में पढ़ रहे थे और इन लोगों ने क्या किया, साथ ही में कक्षा में प्रथम जो स्थान होता है वैलिडिक्शन ऑनर्स वो शेयर किया। डार्थमाउथ कॉलेज 1892। उसके बाद क्या हुआ, अटेंडेड फॉर ओनली 2 months बिफोर ड्रॉपिंग आउट, ही फेल्ट इट वॉज टू एकेडमिक एंड रिटर्न होम टू टीच एंड वर्क वेरियस जॉब्स। होता क्या है कि 1892 में उन्होंने क्या किया, वे यहाँ सिर्फ 2 महीने ही पढ़े, ठीक है, और फिर कॉलेज छोड़ दिया। मतलब डार्थमाउथ कॉलेज में ये सिर्फ 2 months ही इन्होंने पढ़ाई की और कॉलेज को छोड़ दिया, ड्रॉपिंग आउट कर दिया। और उन्हें ये पढ़ाई बहुत किताबी लगी। क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्हें ये जो पढ़ाई लगी ना बहुत एकेडमिक लगी, बहुत किताबिक लगी। इसके बाद वे घर लौट आए और पढ़ाने तथा अन्य काम करने लगे, मतलब पढ़ाने का भी काम करने लगे, दूसरा भी जॉब करने लगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1897 से 1899। अटेंडेड एज अ स्पेशल स्टूडेंट टू स्टडी लिबरल आर्ट्स।
डिड वेल बट लेफ्ट आफ्टर 2 years ड्यू टू इलनेस एंड फैमिली कंसर्न्स। फिर बात करेंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, तो लिबरल आर्ट्स की पढ़ाई के लिए, ठीक है, कौन सी पढ़ाई के लिए, लिबरल आर्ट्स की, तो इसकी पढ़ाई के लिए एक स्पेशल स्टूडेंट्स के रूप में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या किया, एडमिशन लिया। और यहीं पे, ठीक है, यहीं पे इन्होंने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया, लेकिन बीमारी और जो फैमिली जो प्रॉब्लम है उसके कारण 2 साल बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की डिग्री इनको मिली कि नहीं मिली। फ्रॉस्ट नेवर कंप्लीटेड अ फॉर्मल यूनिवर्सिटी डिग्री डिस्पाइट रिसीविंग ओवर 40 ऑनररी डिग्री लेटर इन लाइफ, तो ये ध्यान रखना है। अब चूंकि जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने 2 महीने, है ना, 2 साल तक थे, छोड़ दिया फिर, है ना, 2 ही महीने। डार्थमाउथ की बात करेंगे तो इस कॉलेज में इन्होंने 2 महीने ही पढ़ा। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बात करेंगे तो 2 साल बाद इन्होंने परिवार की जो भी बीमारी थी, परिवार की जो समस्या थी उसके कारण छोड़ दिया। फिर यूनिवर्सिटी डिग्री में आए तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्या इन्हें मिली, तो फ्रॉस्ट ने कभी भी किसी यूनिवर्सिटी से फॉर्मल डिग्री पूरी ही नहीं की थी, बीच बीच में छोड़ दिया था। हालांकि क्या हुआ, बाद में इनके जो महान वर्क थे, है ना, इन्होंने बाद में महान वर्क लिखे, ग्रेट वर्क लिखे, उसी वर्क के लिए इनको 40 से ज़्यादा ऑनररी डिग्री मिली, यानी कि जो मानद उपाधियाँ होती हैं वो मिली, ठीक है। अर्ली जॉब्स के बारे में बात करेंगे तो वर्कड एज एन इंग्लिश टीचर, अ कॉबलर, अ न्यूज़पेपर एडिटर एंड अ फार्मर, तो ये ध्यान रखनी है अपने बच्चे, ठीक है। तो बात करेंगे इनके शुरुआती जो जॉब्स हैं, मतलब इन्होंने इंग्लिश टीचर, कॉबलर मतलब मोची, अखबार के जो एडिटर हैं और एक किसान के रूप में काम किया, ये इनकी शुरुआती जॉब्स थी, ध्यान रखना इस चीज़ को। फार्मिंग एक्सपीरियंस इनका था, खेती का भी अनुभव था इनके पास। 1900 से लेके 1909, यानी कि हिज ग्रैंडफादर परचेस्ड अ फार्म फॉर हिम इन डेरी, न्यू हैम्पशायर। ही वर्कड it for 9 years mostly unsuccessfully while writing many of his early poems। तो ये ध्यान रखनी है कि इनके जो दादा थे उन्होंने इन्हें न्यू हैम्पशायर के डेयरी में एक खेत खरीद कर दिया था। तो फ्रॉस्ट ने क्या किया, फ्रॉस्ट ने वहाँ 9 साल तक खेती की लिए, भले ही वो इसमें अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है, जिसमें वो ज़्यादातर असफल रहे खेती में भी, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपनी कई शुरुआती बेहतरीन पोएट्रीज भी लिखी थी। तो ये ध्यान रखना, खेती का भी अनुभव था। अब एग्ज़ाम में पूछा क्या जा सकता है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फ्रॉस्ट ने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, ये पूछा जा सकता है। बट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा नाउ हियर, किसी से नहीं, क्योंकि उन्होंने डार्थमाउथ और हार्वर्ड दोनों को बीच में ही छोड़ दिया था। तो कहाँ, किस कॉलेज से उन्होंने कहाँ कंप्लीट किया, तो ये ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे मैरिज एंड पर्सनल लाइफ के बारे में, इनकी मैरिज, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो शादी इन्होंने किससे की, ध्यान रखना है यहाँ पे, मैरिड एलिनोर मिरियम वाइट ऑन दिसंबर 19, 1895। ध्यान रखना है 19 दिसंबर 1895 को एलिनोर मरियम वाइट से इनकी शादी हुई। रिलेशनशिप कैसा था एलिनोर के साथ, इनका रिश्ता कैसा था। एलिनोर वॉज हिज मेजर इंस्पिरेशन, शी डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिज पोइट्री अंटिल हर डेथ इन 1938 फ्रॉम हर हार्ट फेलियर। तो ये ध्यान रखना है, इनकी वाइफ के साथ कैसा रिश्ता था। एलिनोर इनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी, प्रेरणा थी। हुआ क्या, 1938 में इनको दिल का दौरा आया, हार्ट फेलियर हुआ, और इसके दिल का दौरा पड़ने से एलिनोर की क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। लेकिन तब तक उन्होंने फ्रॉस्ट की पोइट्रीज पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। इनके बच्चे कितने थे, तो दे हैड 6 चिल्ड्रन, कितने बच्चे थे, 6 बच्चे थे। इलियट, ध्यान रखना है, इलियट, ये इनके सब बच्चों का नाम है, ठीक है। मतलब इनके 6 बच्चे थे, लेकिन इनका जीवन बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा ट्रेजिक रहा, बहुत ज़्यादा दुखद रहा। कैसे, इलियट ये डाइड ऑफ कॉलरा इन 1900, ठीक है। इलियट जो इनका मतलब इलियट जो इनका बेबी था, मतलब बच्चा था, ये 1900 में कॉलरा से ही डेथ हो गई इनकी। फिर बात करेंगे लेस्ली, ये कौन थे, द ओनली चाइल्ड टू आउटलाइव फ्रॉस्ट। लेस्ली की अगर हम बात करें तो एकमात्र यही बच्चा था जो फ्रॉस्ट के डेथ के बाद भी जीवित रही, मतलब ये लड़की है,
ठीक है, तो मात्र यही एक बच्ची थी जो फ्रॉस्ट के डेथ के बाद भी जीवित रही, सर्वाइव रही। नेक्स्ट जो है कैरल, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कैरोल। कैरोल कौन है? ये कमिटेड सुसाइड इन 1940। इसने क्या कर लिया था? 1940 में सुसाइड कर लिया था। नेक्स्ट जो बच्चा है इरमा, ठीक है। इसको क्या हुआ था? ये मानसिक बीमारी के कारण 1947 में क्या कर लिया था? पागल खाने, यानी कि इसको पागल खाने में भर्ती कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चा है माजोरी, है ना, माजोरी। इनको क्या हुआ था? तो ये ध्यान रखना है 1934 में, है ना, 1934 में बच्चे के जन्म के बाद होने वाले बुखार से इसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट जो बच्चे है एलिनोर बेटिना, ये 1907 में, यानी कि बर्थ के, यानी कि जन्म के कुछ ही दिनों बाद 1907 में इसकी डेथ हो जाती है। तो ये इनके बच्चों की हालात थी। इसमें सिर्फ लेस्ली को याद रखना कि लेस्ली ही एक ऐसी ओनली चाइल्ड थी जो फ्रॉस्ट के डेथ के बाद भी जीवित रही, लेस्ली। इसको ध्यान रखना बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये जीवित रही इसी वजह से। चलिए अब आप बात करेंगे पर्सनल ट्रेजेडीज़ के बारे में। फ्रॉस्ट लाइफ वॉज मैड बाय इमेंस ग्रीफ, मेंटल इलनेस in his family and the premature death of his wife and 4 of his children। हुआ क्या था इनकी पर्सनल ट्रेजेडी? फ्रॉस्ट की जो लाइफ थी, उनका जो जीवन था, बहुत ज़्यादा दुख से भरा था। परिवार में मानसिक बीमारी थी, वाइफ भी बीमारी से ही डेथ हुई थी, 4 बच्चों की समय से पहले ही, है ना, डेथ हो गई थी। इन सारी चीज़ों से भरा हुआ था उनका जीवन। इन्फ्लुएंस ऑन पोइट्री, ठीक है, तो इनका जो पोइट्री पर प्रभाव कैसा था? दिस प्रोफाउंड पर्सनल ट्रेजेडी इंजेक्टेड अ डीप सेंस ऑफ डार्कनेस, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड एंड आइसोलेशन इनटू हिज वर्क, काउंटरिंग हिज पॉपुलर इमेज एज जस्ट अ सनी नेचर पोएट। ये ध्यान रखना है, मतलब पोइट्री पर प्रभाव कैसा था? तो इनके जो गहरे पर्सनल जो इनके दुख थे, वो इनकी पोइट्रीज़ में क्या प्रभाव डाले? तो इनके जो पर्सनल दुख थे इनके लाइफ के, वो इनकी पोइट्रीज़ में एक गहरा अंधकार, एक डार्कनेस और एग्जिस्टेंशियल ड्रेड, अस्तित्व का डर, और आइसोलेशन भर दिया। यानी कि जो इनका पर्सनल दुख था ना, वही उनकी पोइट्रीज़ में हमें दिखा कि एक गहरा अंधकार है, अस्तित्व का डर है, अकेलापन भर दिया। इसलिए इन्हें ना सनी नेचर ऑफ पोएट मानना गलत है, ठीक है। इनकी पोइट्रीज़ में बहुत गहराई है, बहुत दर्द है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। सनी नेचर ऑफ पोएट अगर हम मान लें इन्हें, तो ये मानना गलत हो जाएगा। चलिए अर्ली लिटरेरी करियर की बात कर लेते हैं। इनकी फैमिली से तो यहाँ पे अब ख़त्म हो गया है। अब इनके करियर, यानी कि इनका लिटरेरी करियर कैसा था, ठीक है। अगर बात करेंगे अर्ली लिटरेरी करियर की इनकी, तो फर्स्ट पब्लिश पोएम इनका क्या है? माई बटरफ्लाई एन एलेजी, पब्लिश इन द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट इन 1894। तो ये ध्यान रखना है इनका जो फर्स्ट अर्ली लिटरेरी करियर है। तो पहली जो इनकी पोएम है, फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम की बात हो रही है, तो माई बटरफ्लाई, जो कि एक एलेजी है, ठीक है। माई बटरफ्लाई एन एलेजी, ये क्या थी? ये 1894 में न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट में पब्लिश हुई थी, ध्यान रखना है। जो इनकी फर्स्ट पब्लिश पोएम थी माई बटरफ्लाई, ये न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट इन 1894 में पब्लिश हुई थी, ध्यान रखना इसको, ठीक है। और इसके लिए ही रिसीव्ड €15 फॉर इट। आई थिंक इसको यूरो ही पढ़ा जाएगा। और इसके लिए इन्हें ना, इसी के लिए, मतलब माई बटरफ्लाई, इसी पोएम के लिए इन्हें $15 मिले थे। डॉलर है, हाँ, $15 मिले थे, ओके, ठीक है। इसे $15 बोलते हैं, ठीक है, यूरो नहीं बोलते हैं, $15 बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे। फ्रॉस्ट फेस्ड नियरली 2 डिकेड्स ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम अमेरिकन पब्लिशर्स। तो इनका मतलब इन्होंने स्ट्रगल भी किया। हुआ क्या था कि स्ट्रगल क्यों? क्योंकि एक पोएट के रूप में
एक पोएट के रूप में इस्टेब्लिश होने के लिए फ्रॉस्ट को लगभग 2 डिकेड्स मतलब 20 साल तक अमेरिकी पब्लिशर से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। ठीक है, मूव टू इंग्लैंड। अब ये इंग्लैंड भी आ गए। 1912 में हुआ क्या, फ्रस्ट्रेटेड बाय हिज लैक ऑफ सक्सेस इन अमेरिका, फ्रॉस्ट सोल्ड हिज फार्म एंड मूव्ड हिज फैमिली टू इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड ये आ गए। अमेरिका में सफलता न मिलने से निराश हो गए और फ्रॉस्ट ने अपना खेत बेच दिया, अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले आए। Significance of England. It was in England, not America, that Frost published his first 2 poetry collection and finally found critical recognition. तो जब ये यहाँ पहुँचे, इंग्लैंड का इनका महत्व क्या था? ये इंग्लैंड ही था, अमेरिका नहीं था, ये इंग्लैंड ही था जहाँ फ्रॉस्ट के पहले 2 पोएम का जो कलेक्शन है वो पब्लिश हुआ और उन्हें पहली बार एक ग्रेट पोएट के रूप में पहचान मिली, एक क्रिटिकल रिकग्निशन मिली। कहाँ पे? इंग्लैंड में। बात करेंगे लिटरेरी एसोसिएट्स इन इंग्लैंड। इंग्लैंड जब ये पहुँचे तो किससे ये जुड़े? इंग्लैंड में इनका जो लिटरेरी साथी था कौन कौन था? सबसे पहले नाम आएगा एजरा पाउंड का। रिवाइव्ड एंड प्रॉम्प्टेड फ्रॉस्ट अर्ली वर्क। एजरा पाउंड ने इनको मतलब इनकी हेल्प की। क्या हेल्प की? एजरा पाउंड ने फ्रॉस्ट की जितनी भी शुरुआती पोइट्रीज़ है उसको रिव्यू किया और उन्हें प्रमोट किया। देन एडवर्ड थॉमस, इनका क्या रोल था? बिकेम फ्रॉस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड। दे टुक लॉन्ग वॉक्स इन द इंग्लिश कंट्री साइड हैवली इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। तो इन्होंने क्या हेल्प की? ये फ्रॉस्ट के सबसे करीबी दोस्त बने, है ना। ये इंग्लैंड के जंगलों में लंबी सैर करते थे और दोनों ने एक दूसरे की राइटिंग को बहुत प्रभावित किया था। उसके बाद 1915 में ये अमेरिका आ गए। With the outbreak of World War I, Frost returned to the US as an established, celebrated poet, moving to a farm in Franconia, New Hampshire. तो जब वर्ल्ड वार शुरू होने वाला था, फर्स्ट वर्ल्ड वार है ना, फर्स्ट ही है ना, हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होने पर फ्रॉस्ट एक स्टैब्लिश, एक फेमस पोएट के रूप में अमेरिका लौट आए। क्योंकि जब ये इंग्लैंड गए थे तो वहाँ पे वो एक स्टैब्लिश, एक फेमस पोएट बन चुके थे और 1915 में जब वर्ल्ड वार फर्स्ट होने वाला था तो वो एक स्टैब्लिश, एक फेमस पोएट के रूप में अमेरिका आ गए और न्यू हैम्पशायर के फ्रैंकोनिया में एक खेत में रहने लगे, एक फार्म में रहने लगे। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। अब इनकी बात कर लेंगे, इनके कुछ मेजर पोएम्स और उनके कलेक्शन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके मेजर पोएम और उनके कलेक्शन की। जैसा कि मेंडिंग वॉल है, ये इनकी पोएम है। ये जो कलेक्शन है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914 में आया था। इस कलेक्शन में आई थी मेंडिंग वॉल। ठीक है, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, ये किस कलेक्शन में आया था? द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, ये भी नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, ये भी उसी में आया था, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, यानी कि ये जो ऊपर वाला है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914। होम ब्यूरियल, नेक्स्ट जो इनकी पोएम है होम ब्यूरियल, ये नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, ये भी उसी में पब्लिश हुआ था, इसी कलेक्शन में। ठीक है, आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये भी नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में ही हुआ था, ध्यान रखना है। द रोड नॉट टेकन, ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ठीक है, ये माउंटेन इंटरवल 1916 वाले कलेक्शन में पब्लिश हुआ था। इम्पोर्टेंट है ये, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है जितना भी मैं यहाँ पे कलेक्शन बता रही हूँ आपको। ब्रिचेस, ये भी माउंटेन इंटरवल वाले कलेक्शन में ही पब्लिश हुआ है 1916। आउट, ठीक है, आउट, ये भी माउंटेन इंटरवल, ध्यान रखना है। द ओवन बर्ड, माउंटेन इंटरवल। स्टॉपिंग बाय ओट्स, इम्पॉर्टेंट है, स्टॉपिंग बाय ओट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये न्यू हैम्पशायर के कलेक्शन में पब्लिश हुआ है 1923, ये पूछा जाता है। फायर एंड आइस, इम्पॉर्टेंट है, ये भी न्यू हैम्पशायर वाले कलेक्शन में पब्लिश हुआ है। नथिंग गोल्ड कैन स्टे, ये भी न्यू हैम्पशायर वाले कलेक्शन में पब्लिश हुआ है। एक्वेंटेड विद द नाइट, ठीक है, ये वेस्ट रनिंग ब्रूक वाले कलेक्शन में आया है। डिज़ाइन, ये फर्दर रेंज वाले कलेक्शन में आया है, डिज़ाइन, ओके। एंड प्रोवाइड, ये भी फर्दर रेंज वाले कलेक्शन में आया है। टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम, ये भी फर्दर रेंज वाले कलेक्शन में आया है। द गिफ्ट आउटराइट, ठीक है, द गिफ्ट आउटराइट, ये विटनेस ट्री वाले कलेक्शन में पब्लिश हुआ है। द स्किन टेंट, ये भी विटनेस ट्री वाले कलेक्शन में आया है। टाइम सेम है, ठीक है। डायरेक्टिव,
स्टीपल बुश, ये भी 1947 में आया इस वाले कलेक्शन में, डायरेक्टिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे फ्रॉस्ट एज अ पोएट ऑफ नेचर, कि फ्रॉस्ट एक नेचर की पोएट कैसे बने, फ्रॉस्ट नेचर के पोएट के रूप में कैसे थे। तो फ्रॉस्ट इज डीपली एसोसिएट विद द रूरल न्यू इंग्लैंड लैंडस्केप, बट ही इज़ नॉट अ रोमांटिक नेचर पोएट। ध्यान रखना है, वो वाले नेचर पोएट से मत जोड़िएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ वाले, वो सिर्फ एक ही हैं। ठीक है, रोमांटिक नेचर पोएट वो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। तो ध्यान रखना, जो फ्रॉस्ट है ना, फ्रॉस्ट को ना जो रूरल एरिया है, ग्रामीण न्यू इंग्लैंड का जो लैंडस्केप है, वहाँ का जो सीन है, जो परिदृश्य है ना, वहाँ से उसे गहराई से जोड़ा जाता है। मतलब फ्रॉस्ट को ग्रामीण न्यू इंग्लैंड का जो भी सीन वगैरह है उसके आसपास, उसी के गहराई से जोड़ा जाता है। लेकिन ये विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह एक रोमांटिक नेचर पोएट नहीं है। समझ में आया ना? तो न्यू इंग्लैंड का जो ग्रामीण इलाका है, जो उसके लैंडस्केप है, उससे जोड़ा जाता है ना इनको, फ्रॉस्ट को। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के रोमांटिक नेचर पोएट की तरह नहीं है, ध्यान रखना। नेचर एज इनडिफरेंट। अब हम बात करेंगे वर्ड्सवर्थ नेचर को कैसे मानते थे, वर्ड्सवर्थ नेचर को क्या मानते थे। अनलाइक वर्ड्सवर्थ हु सॉ नेचर एज अ बेनिवोलेंट हीलिंग टीचर पैंथीज्म, वहीं पे फ्रॉस्ट क्या मानते हैं, फ्रॉस्ट पोर्ट्रे नेचर एज ब्यूटीफुल बट फंडामेंटली इनडिफरेंट, मिस्टीरियस एंड समटाइम हॉस्टाइल टू ह्यूमन लाइफ। तो दोनों को मिक्सअप मत करिएगा। वर्ड्सवर्थ मानते थे नेचर को एक दयालु, एक घाव भरने वाली टीचर मानते थे, शिक्षक मानते थे, गार्जियन मानते थे। और इसके जस्ट ऑपोजिट फ्रॉस्ट अपनी पोइट्रीज में दिखाते थे कि नेचर सुंदर तो है, लेकिन वो इंसानों के प्रति पूरी तरह से क्या है, इनडिफरेंट है। फ्रॉस्ट नेचर को कैसे मानते थे, फ्रॉस्ट नेचर को कहते थे कि नेचर सुंदर तो है, अपनी पोइट्रीज में ये दिखाते थे कि नेचर सुंदर है, लेकिन इंसानों, अगर बात करें इंसानों के प्रति नेचर कैसी है, तो पूरी तरह से उदासीन है, मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है नेचर, और कभी कभी क्या है, कभी कभी खतरनाक भी है। नेचर को इंसानों के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, ये फ्रॉस्ट का कहना था, ये फ्रॉस्ट अपनी पोइट्रीज में दिखाते थे। और वर्ड्सवर्थ एकदम टू ऑपोजिट आइडियाज़ हैं दोनों के। समझ में आया ना? आगे बात करेंगे ह्यूमन नेचर डिवाइड। इन फ्रॉस्ट पोइट्री देयर इज अनब्रिजेबल गैप बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर, जैसे कि मोस्ट ऑफ इट नीड ऑफ द बीइंग वर्ड्स इन कंट्री थिंग्स। फ्रॉस्ट की पोइट्री में हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे जो ह्यूमन नेचर के बीच की दूरी है, मतलब फ्रॉस्ट की पोइट्रीज में इंसान और नेचर के बीच एक ऐसी खाई है। मतलब फ्रॉस्ट की पोइट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि फ्रॉस्ट की पोइट्री में इंसान और नेचर के बीच एक ऐसी खाई है जिसे भरा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द मोस्ट ऑफ इट में आप देख सकते हो, नीड ऑफ बीइंग वर्ड्स इन कंट्री थिंग्स में आप देख सकते हो उनकी जो पोइट्रीज हैं। ठीक है, और वर्ड्सवर्थ क्या मानते हैं नेचर को, कि इंसान का जो दुख है, जो तकलीफ है, वो नेचर ही ख़त्म करेगी। ये वर्ड्सवर्थ का मानना है, क्योंकि नेचर के अंदर एक डिवाइन पावर है। वर्ड्सवर्थ वर्सेस फ्रॉस्ट, ये एग्जाम कंपैरिजन है, ध्यान रखना। वर्ड्सवर्थ नेचर इज़ अ स्पिरिचुअल गाइड एंड मॉरल टीचर, ये वर्ड्सवर्थ का कहना है। आपने कितनी बार पढ़ा होगा नेचर को। देखिए वर्ड्सवर्थ, अच्छा वर्ड्सवर्थ आपके पीजीटी में भी हैं, हर जगह वर्ड्सवर्थ हैं, ऐसा नहीं है टीजीटी में है, हर जगह है, नेट वगैरह में भी हैं। तो नेचर इज अ स्पिरिचुअल गाइड एंड मॉरल टीचर, मतलब वर्ड्सवर्थ नेचर को एक स्पिरिचुअल गाइड, एक मॉरल टीचर मानते हैं। वहीं पे फ्रॉस्ट क्या मानते हैं, नेचर इज अ सेटिंग फॉर ह्यूमन स्ट्रगल, साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्शन एंड एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन। वहीं पे फ्रॉस्ट क्या कहते हैं कि नेचर को केवल एक सेटिंग के रूप में यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री में, बस एक सेटिंग, एक मंच के रूप में यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री में, जहाँ इंसान अपने जीवन के कॉन्फ्लिक्ट, साइकोलॉजिकल थॉट्स और अपने अकेलेपन का सामना करता है। समझ में आए? नेचर को बस एक मंच की तरह यूज करते हैं पोइट्रीज में, ध्यान रखना। मतलब एक ऐसा मंच जहाँ पे इंसान क्या करता है, अपने जीवन के संघर्ष, मनोवैज्ञानिक विचार और अपने अकेलेपन का सामना करता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करेंगे फ्रॉस्ट अपनी पोइट्री जो लिखते हैं उनकी मेजर थीम क्या है, मतलब किस थीम पर वो अपनी पोइट्रीज वगैरह लिखते हैं। ओके, देखिए इनके फ्रॉस्ट की पोइट्री की थीम की बात करेंगे। सबसे पहला थीम है आइसोलेशन एंड एलिनेशन, ये इस पे लिखते हैं, आइसोलेशन और एलिनेशन, अकेलापन और समाज से अलगाव। कैरेक्टर्स आर ऑफन कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी एंड ईच अदर, मतलब इनके पोइट्रीज में हम देखेंगे कैरेक्टर अक्सर समाज या एक दूसरे से कटे हुए हैं और अकेला फील करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो होम ब्यूरियल आप पढ़ोगे तो इसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, आइसोलेशन एंड एलिनेशन का थीम। एक्वेंटेड विद द नाइट,
इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा इनका क्या थीम है, मतलब दूसरे कौन सी थीम पर ये पोइट्रीज लिखते हैं, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, ठीक है, संवादों का टूटना, मतलब द इनएबिलिटी ऑफ पीपल इवन स्पाउसेस टू अंडरस्टैंड वन अनदर। मतलब इसमें क्या होता है कि लोगों के बीच में, इनके वर्क में देखोगे कि लोगों के बीच में, यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच भी एक दूसरे को ना समझ पाने की मजबूरी है। आप होम ब्यूरियल को पढ़ो, इसमें आप देखोगे कि पति पत्नी अपने मरे हुए बच्चों के गम को, मतलब पति पत्नी जो हैं वो अपने मरे हुए बच्चे के गम को एक साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये भी देखने को मिलता है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। चॉइस एंड फेट नेक्स्ट जो थीम है ये इस पे भी लिखते हैं, नेविगेटिंग लाइफ्स अनसर्टेन पाथवेज, यानी कि जीवन का जो भी रास्ता है, जो इनडेफिनिट रास्ता है, अनसर्टेन जो रास्ता है, उसमें चुनाव करना और ये देखना कि ये चुनाव हमारे भविष्य कैसे तय करता है। इस पे भी ये लिखते हैं, जैसे कि द रोड नॉट टेकन आप पढ़ो तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। मतलब जीवन का जो अनिश्चित रास्ता है उसमें आपको चॉइस करना है, विकल्प और भाग्य चॉइस करना है। ये देखना है कि ये जो चॉइस है वो हमारे भविष्य कैसे तय करते हैं। ड्यूटी वर्सेस डिज़ायर ये भी एक थीम है, इस पे भी ये लिखते हैं, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अर्ज टू सरेंडर, ठीक है, मतलब इंसान की जिम्मेदारियां, यानी कि इंसान की जो ड्यूटी है और सब कुछ छोड़कर आराम करने की इच्छा के बीच एक संघर्ष दिखाया जाता है। ड्यूटी वर्सेस डिज़ायर, यानी कि इंसान की जो जिम्मेदारियां हैं और सब कुछ छोड़कर आराम करने का जो डिज़ायर है, इसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। आप कहाँ देखोगे, स्टॉपिंग बाय वुड्स आप पढ़ोगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि पोएट की रुकने की इच्छा और आगे बढ़ने की मजबूरी में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे एक ड्यूटी भी है आगे बढ़ने की और डिज़ायर है कि रुक जाए, तो इसमें फंसे हुए हैं पोएट। डार्कनेस एंड क्योस, और क्या थीम है, डार्कनेस एंड क्योस, अंधकार और अव्यवस्था, मतलब द अंडरलाइनिंग टेरर एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ द यूनिवर्स, मतलब इस यूनिवर्स का जो अंतर्निहित डर है और उसका अर्थहीन होना। ये आपको कहाँ मिलेगा, डिज़ाइन डिज़र्ट प्लेसेस, यहाँ पे मिलेगा। मतलब इस यूनिवर्स का जो टेरर है, जो डर है, हमारे अंदर जो डर है और उसका अर्थहीन होना, ये भी देखने को आपको मिलेगा और इनके प्लेस में यहाँ देखने को मिलते हैं। बात करेंगे अपनी पोइट्रीज़ में लैंग्वेज स्टाइल एंड पोएटिक टेक्निक, भाषा कैसी यूज करते हैं, स्टाइल इनका, मतलब इनका शैली कैसी है, इनकी पोएटिक टेक्निक कैसी है, अपनी पोइट्रीज़ में, अपने वर्क में ये कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे द साउंड ऑफ सेंस। Frost theory that poetry should capture the natural rhythms, inflections, the tones of everyday colloquial speech, even when forced into traditional metrical patterns. तो बात अगर हम करेंगे, ये फ्रॉस्ट का एक बहुत ही फेमस थ्योरी है, बहुत ही फेमस थ्योरी है, बहुत ही फेमस सिद्धांत है। इनका मानना ये था, फ्रॉस्ट का इनका मानना था कि पोइट्री में रोज़मर्रा, यानी कि एवरीडे की जो आम बोलचाल की भाषा है, रोज़मर्रा की आम बोलचाल की जो नेचुरल जो लय है, जो स्वर है, जो टोन है, उसको कैद होना चाहिए। भले ही पोइट्री मीटर में लिखी गई हो, उसमें ये टोन आना चाहिए, रोज़मर्रा की आम बोलचाल वाली नेचुरल लय होना चाहिए, नेचुरल टोन होना चाहिए, कोलोक्वल स्पीच होनी चाहिए। ये इनका मतलब इनका एक थ्योरी है ये। दूसरा है ट्रेडिशनल फॉर्म्स, ही स्ट्रिक्टली अडेयर टू ट्रेडिशनल मीटर स्पेशली आयम्बिक एंड राइम स्कीम, ही रिजेक्टेड मॉडर्न फ्री वर्ड्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मतलब फ्रॉस्ट ने हमेशा जो ट्रेडिशनल जो मीटर है उसको बहुत स्ट्रिक्टली अपने पोइट्री में फॉलो किया। ट्रेडिशनल मीटर स्पेशली जो आयम्बिक है, राइम स्कीम, इसको बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने फॉलो किया है। इन्होंने फ्री वर्ड्स को पूरी तरह से क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो ये ध्यान रखना, फ्री वर्ड सबसे ज़्यादा मॉडर्न एरा में यूज़ की गई है, टी.एस. इलियट वगैरह। चलिए आगे बात करेंगे फेमस कोट ऑन फ्री वर्ड्स। तो इनकी फ्री वर्ड्स पे फेमस कोट भी है, मतलब इन्होंने फ्री वर्ड्स पर एक कोटेशन भी कहा, स्टेटमेंट भी कहा है, राइटिंग फ्री वर्ड्स इज़ लाइक प्लेइंग टेनिस विद द नेट डाउन। इम्पॉर्टेंट है, पूछी गई है कितनी बार, ठीक है। इन्होंने फ्री वर्ड्स पर एक स्टेटमेंट दिया है, ये इनका कोटेशन है। फ्रॉस्ट ने कहा है कि राइटिंग फ्री वर्ड्स इज़ लाइक प्लेइंग टेनिस विद द नेट डाउन, मतलब जो फ्री वर्ड्स में पोइट्री लिखना वैसा ही है जैसे बिना नेट के टेनिस खेलना। समझ में आया ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितनी बार आया भी है। ब्लैंक वर्ड्स मास्टरी,
ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर फॉर हिज ड्रामेटिक नैरेटिव्स, मतलब इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का भी यूज़ किया है। इन्होंने अपनी जो ड्रामेटिक नैरेटिव है, नैरेटिव्स हैं यानी कि जो ड्रामेटिक पोइट्रीज़ हैं, उसमें इन्होंने अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया है। इट मीन्स ब्लैंक वर्ड्स का, इसी को तो कहा जाता है ब्लैंक वर्ड्स। इसका यूज़ बहुत ही शानदार से इन्होंने किया है, जैसे कि मेंडिंग वॉल, ब्रिचेस, इसमें इन्होंने ये दोनों पोयम इन्होंने क्या किया है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। जो इनकी ड्रामेटिक नैरेटिव्स है, ड्रामेटिक नैरेटिव्स मतलब पोयम तो है, कविता तो है, बट उसमें ड्रामा है, मतलब उसमें कहानी है, उसमें मतलब नरेटर जो है उसमें एक कहानी बता रहा है, नरेट कर रहा है स्टोरी को। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड मॉडर्निज्म, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड मॉडर्निज्म के बारे में बात करेंगे अगर हम, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अगर हम बात करेंगे तो इनको मॉडर्निस्ट माना जाता है, हालांकि ये उस तरह मॉडर्निस्ट नहीं है जैसे आपके टी.एस. इलियट वगैरह हैं। देखते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न। फ्रॉस्ट इज़ अ ट्रेडिशनल फिगर, ही यूज ट्रेडिशनल 19th सेंचुरी फॉर्म्स यानी कि मीटर एंड राइम, बट डेल्ट विद 20th सेंचुरी मॉडर्निस्ट थीम्स, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, एलिनेशन, एम्बिग्यूटी, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड। देखिए बात अगर हम करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की और मॉडर्न जो पोएट हैं उनके बारे में बात करेंगे तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो फ्रॉस्ट जो थे ना, ये एक ट्रांजिशनल पोएट थे, ठीक है, एक ट्रांजिशनल पोएट थे। इन्होंने 19th सेंचुरी का जो ट्रेडिशनल फॉर्म था, जैसे कि 19th सेंचुरी का ट्रेडिशनल फॉर्म क्या था, मीटर एंड राइम यूज़ करना, है ना। मीटर यानी कि ब्लैंक वर्ड और राइम का इस्तेमाल होता था, तो इन्होंने इसका यूज़ किया 19th सेंचुरी का जो ट्रेडिशनल फॉर्म थे, मीटर एंड राइम। लेकिन इनकी पोइट्रीज़ के अगर हम थीम के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने ऊपर बताया इनकी पोइट्री की थीम, मतलब ये किस किस थीम पर लिखते थे, तो इनकी पोइट्री की अगर हम थीम की बात करें तो 20th सेंचुरी की मॉडर्निस्ट थी इनकी पोइट्री की थीम, क्योंकि 20th सेंचुरी की जो मॉडर्न पोएट थे, 20th सेंचुरी के जो पोएट थे वो भी एलिनेशन पे ही लिखते थे। आप देखोगे कि इनकी भी पोइट्री की थीम थी, तो इनकी पोइट्री की थीम 20th सेंचुरी के मॉडर्निस्ट थे, जैसे कि साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, ये 20th सेंचुरी के पोएट भी लिखते थे इसी थीम पर, ये भी लिखते थे। एलिनेशन, अकेलापन, अस्तित्व का डर, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड, तो ये आपके मॉडर्निस्ट भी लिखते थे 20th सेंचुरी के, और वही आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री की थीम भी है, तो ये ध्यान रखना है। फ्रॉस्ट वर्सेस इलियट एंड पाउंड, ठीक है, ये ध्यान रखना है, फ्रॉस्ट वर्सेस इलियट एंड पाउंड। वाइल इलियट एंड पाउंड फ्रेगमेंटेड लैंग्वेज एंड फॉर्म टू रिफ्लेक्ट अ ब्रोकन वर्ल्ड, फ्रॉस्ट यूज स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिशनल फॉर्म्स टू क्रिएट अ डिफेंस अगेंस्ट टू chaos ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। जहाँ टी.एस. इलियट और एजरा पाउंड ने मॉडर्न दुनिया के टूटेपन को दिखाना, क्योंकि भाई वर्ल्ड वार सेकेंड हो गया था, फर्स्ट हो गया था, तो उसके बाद क्या हो गया था दुनिया में, यही सारी चीज़ें, एलिनेशन वगैरह हो गया थे, फ्रेगमेंटेड। तो टी.एस. इलियट जो थे और एजरा पाउंड जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मॉडर्न दुनिया के टूटेपन को दिखाने के लिए लैंग्वेज और पोइट्री के रूप को भी तोड़ दिया, यानी कि फ्रेगमेंट कर दिया। और वहीं पे फ्रॉस्ट ने क्या किया, मॉडर्न दुनिया की क्योस को मतलब जो क्योस है, मॉडर्न दुनिया की जो अव्यवस्था है, उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल और स्ट्रक्चर्ड रूपों का सहारा लिया, जैसे कि मीटर, 19th सेंचुरी के मीटर एंड राइम, है ना, ट्रेडिशनल जो फॉर्म्स हैं उनका सहारा लिया अपनी पोइट्रीज़ में, ठीक है, क्योस से बचने के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप एंड लिटरेरी एसोसिएशन की बात करेंगे, है ना, मतलब इनकी जो दोस्ती है और इनका जो लिटरेरी एसोसिएशन है, जैसे कि एडवर्ड थॉमस, ये एक ना ब्रिटिश पोएट थे एंड क्रिटिक थे। इंग्लैंड में क्या, दे बिकेम इंसेपरेबल इन इंग्लैंड। फ्रॉस्ट द रोड नॉट टेकन वॉज रिटन अबाउट थॉमस इन डेसिसिवनेस। थॉमस डेथ इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट डीपली अफेक्टेड फ्रॉस्ट। तो एडवर्ड थॉमस इनके लाइफ में क्या रोल प्ले किए, ये एक ब्रिटिश पोएट और क्रिटिक थे एडवर्ड थॉमस। इंग्लैंड में फ्रॉस्ट और थॉमस बहुत गहरे दोस्त बन गए थे। जब इंग्लैंड फ्रॉस्ट गए थे ना, तो वहीं पे ये गहरे दोस्त बन गए थे। अब फ्रॉस्ट की जो पोयम है द रोड नॉट टेकन, ये फ्रॉस्ट की पोयम है ना, द रोड नॉट टेकन, रियली में अगर देखा जाए तो थॉमस की इसी आदत पर लिखी गई थी,
कि वो कोई भी फैसला लेने में बहुत हिचकिचाते थे, उन्हीं की आदत पर लिखी गई थी। वर्ल्ड वार युद्ध में थॉमस की मौत से फ्रॉस्ट पर गहरा सदमा भी लगा, ये ध्यान रखना। एजरा पाउंड की बात करेंगे तो पाउंड ने क्या हेल्प की थी, हेल्प गेट फ्रॉस्ट पब्लिश्ड एंड रिव्यूड इन इंग्लैंड, दो फ्रॉस्ट लेटर डिस्टेंस। तो मैंने बताया ऊपर जैसे कि एजरा पाउंड ने इंग्लैंड में फ्रॉस्ट की पोइट्रीज को छपवाने के लिए उनकी पहले रिव्यू किया, उनकी जो समीक्षा करने में बहुत हेल्प की। हालांकि बाद में फ्रॉस्ट पाउंड के कट्टर मॉडर्निस्ट और राजनीति से दूर भी हो गए, तो ये ध्यान रखना है। एमी लोवेल, ये कौन है, एक अमेरिकन पोएट हु चैम्पियन फ्रॉस्ट वर्क अपॉन हिज रिटर्न टू द यूएस, दो दे ऑफन हैड अ कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप। तो एमी लोवेल ये अमेरिकी एक पोएटेस थी जिन्होंने फ्रॉस्ट के अमेरिका लौटने पर उनके वर्क को बहुत प्रचार किया था, बहुत हाइप किया था, भले ही उनके बीच अक्सर एक कॉम्पिटिटिव वाला रिश्ता रहा। तो ये ध्यान रखना, ये इनके दोस्त के बारे में बात हुई है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में बात करेंगे कि इनको अपनी लाइफ में कितने अवार्ड्स मिले, कितने ऑनर्स मिले, ये बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी इस वीडियो में, बहुत सारे फैक्ट कवर होंगे इस वीडियो में, आप देख लीजिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करेंगे तो कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, ठीक है, अवार्डेड इन 1960 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू अमेरिकन कल्चर। तो बात करेंगे अगर हम कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, अमेरिकी संस्कृति में उनके योगदान के लिए इन्हें 1960 में ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इनको दिया गया था। कंसल्टेंट इन पोइट्री, सर्व्ड एज अ कंसल्टेंट इन पोइट्री टू द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, अ रोल नाउ नोन एज पोएट लॉरियट। तो पोइट्री में सलाहकार, यानी कि 1958 से लेके 1959 तक इन्होंने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में पोइट्री के एक एडवाइज़र के रूप में काम किया था, और इसी पोजीशन को आज अमेरिका में पोएट लॉरियट कहा जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। तो 1958 से लेके 1959 तक ये क्या रहे, ये पोइट्री के कंसल्टेंट बनके इन्होंने काम किया, और इसी पोजीशन को आज अमेरिका में क्या कहा जाता है, पोएट लॉरियट। अब इनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला है। फ्रॉस्ट इज़ द ओनली पोएट टू विन 4 पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर पोइट्री। तो ये भी ध्यान रखनी है कि फ्रॉस्ट अकेले ऐसे पोएट हैं जिन्होंने पोइट्री के लिए चार बार इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला, मतलब ये जीते, जो अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं पीजीटी जीआईसी वगैरह में। जैसे कि आप देख सकते हो ये चारों, है ना। 1924 में इनको न्यू हैम्पशायर कलेक्शन के लिए मिला, है ना, 1924 में न्यू हैम्पशायर के लिए मिला इनको। 1931 में कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला। 1937 में फर्दर रेंज के लिए मिला इनको। 1943 में अ विटनेस ट्री के लिए मिला। तो ये चारों याद रखना है, 1924, 1931, 1937, 1943, आपने ध्यान रखनी है ये चीज़ें, ओके। अब बात करेंगे हम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात हो तो एक नाम और आता है जॉन एफ कैनेडी, इनऑग्यूरेशन, है ना। तो ईयर था 1961, है ना, 1961 ईयर था। इवेंट क्या था, फ्रॉस्ट एज्ड 86 was invited to read at JFK presidential inauguration, making him the first poet to read at US presidential inauguration। तो ये ध्यान रखना है कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट और जॉन एफ कैनेडी का क्या इनऑग्यूरेशन था, मतलब शपथ ग्रहण था इनका 1961 में, और उस समय फ्रॉस्ट 86 साल के थे, है ना। तो 86 साल के फ्रॉस्ट को अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, कौन थे, JF कैनेडी, इनका इनऑग्यूरेशन हो रहा था। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय। JF कैनेडी का शपथ ग्रहण समारोह में पोइट्री पढ़ने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्या किया गया था, इनवाइट किया गया था, और ये अमेरिकी राष्ट्रपति के इस इनऑग्यूरेशन में पोइट्री पढ़ने वाले पहले पोएट भी बने, फर्स्ट पोएट टू रीड एट US, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति JF कैनेडी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो उस समय इनको इनवाइट किया गया था पोइट्री पढ़ने के लिए। उस समय इनकी एज थी 86,
और ये ध्यान रखना है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति का जो इनॉग्रेशन था उसमें पोइट्री पढ़ने वाले पहले पोएट बने। इंसिडेंट, ही कंपोज्ड अ न्यू पोयम titled Dedication for the event. However, due to the harsh sun glare on the snow and his failing eyesight, he could not read the manuscript. तो इन्होंने तैयार हुआ क्या था वहाँ पे, इंसिडेंट क्या हुआ था। तो फ्रॉस्ट ने ये जो इनॉग्रेशन होने वाला था ना, तो इस इनॉग्रेशन के लिए डेडिकेशन नाम की एक पोइट्री, एक नई पोइट्री उन्होंने लिखा था कि मैं मतलब उन्होंने ऐसा प्लान किया होगा कि इस कार्यक्रम में क्या किया जाएगा कि डेडिकेशन नाम की एक पोइट्री उन्होंने लिखी थी। लेकिन बर्फ़ पर पड़ने वाली तेज़ धूप की चमक और उनकी कमज़ोर आंखों के कारण वो अपने कागज़ से पोइट्री पढ़ ही नहीं पाए। जब पढ़ने गए तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि बर्फ़ पर पड़ने वाली तेज़ धूप की चमक और उनकी जो कमज़ोर आंख, यही रीज़न था कि वो कागज़ पे जो भी चीज़ें लिखी थी, जो स्क्रिप्ट था, मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, वो पढ़ नहीं पाए, मतलब कागज़ से पोइट्री पढ़ नहीं पाए। फिर क्या हुआ, द पिवोट यानी कि बदलाव क्या हुआ, ही ड्रामेटिकली रिसाइटेड फ्रॉम मेमोरी एन ओल्डर पोयम द गिफ्ट आउटराइट विच JFK एंड ओरिजिनल रिक्वेस्टेड। फिर हुआ क्या, जब वो पढ़ नहीं पाए ना, तो उन्होंने उनको एक पोयम याद थी, एक पुरानी पोयम उनकी थी जो उनको याद थी, है ना, द गिफ्ट आउटराइट को उन्होंने एक ड्रामेटिक रूप से सुना दिया, जो कि कैनेडी ने मूल रूप से उनसे सुनने की गुजारिश की थी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों पोयम को याद रखना है, ये भी पोयम और ये भी पोयम जो उन्होंने सुनाया, ठीक है। फेमस कोटेशंस एंड लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। इनके पोयम की फेमस कोटेशन क्या है, लाइंस क्या हैं। जैसे कि कोटेशन है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंडिंग वॉल की है। अच्छी बाड़ अच्छे पड़ोसी बनाते हैं, अच्छी दीवारें अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। तो ये जो लाइन है ये मेंडिंग वॉल की है, ठीक है। समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव आ वॉल, तो ये भी बात वॉल की ही हो रही है, तो मेंडिंग वॉल की है, कुछ तो ऐसा है जिसे दीवारें पसंद नहीं हैं। एंड माइल्स, नेक्स्ट जो कोटेशन है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग की है लाइन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे सोने से पहले मीलों जाना है। द रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाई, ये लाइन द रोड नॉट टेकन की है, इसमें रोड के बारे में बात हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान, मतलब एक जंगल में दो राहें बटी थी और मैंने वो चुनी जिस पर कम लोग चले थे। तो ये लाइनें आपकी द रोड नॉट टेकन की है। अर्थ्स द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर, ये ब्रिचेस की लाइन है, ठीक है। मतलब प्यार के लिए धरती ही सबसे सही जगह है, अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, ये ब्रिचेस की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नथिंग गोल्ड कैन स्टे, ये नथिंग गोल्ड कैन स्टे की लाइन है, मतलब कोई सुनहरी चीज़ हमेशा टिकती नहीं है, कोई खूबसूरत चीज़ हमेशा टिकती नहीं है, नथिंग गोल्ड कैन स्टे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज़, तो ये फायर एंड आइज़ की लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ कहते हैं दुनिया आग से ख़त्म होगी और कुछ कहते हैं दुनिया बर्फ़ से ख़त्म होगी, तो फायर एंड आइज़ की लाइन है। आई हैव बीन वन एक्वेंटेड विद द नाइट, तो एक्वेंटेड विद द नाइट की लाइन है, ध्यान रखना है कि मैं वह हूँ जिसने रात को करीब से जाना है, अंधेरे को करीब से जाना है। रात मीन्स यहाँ पे उन्होंने दुख और अंधेरे को कहा है। द बेस्ट वे आउट इज़ ऑलवेज थ्रू, अ सर्वेंट टू सर्वेंट्स की ये लाइन है, ठीक है। द बेस्ट वे आउट इज़ ऑलवेज थ्रू, मतलब बाहर निकलने का सबसे अच्छा रास्ता हमेशा समस्या के बीच होकर गुजरना है। नो टीयर्स इन द राइटर, नो टीयर्स इन द रीडर, द फिगर अ पोयम मेक्स की लाइन है, ये एक ऐसे है, यानी कि अगर लिखते समय राइटर की आंखों में आंसू नहीं है तो पढ़ने वालों की आंखों में भी नहीं आएंगे। कितनी अच्छी अच्छी लाइन है ना, तो ये ध्यान रखनी है आपने। अब बात करेंगे फ्रॉस्ट पर किसने क्या कहा है, क्रिटिकल व्यूज़ के बारे में बात करेंगे, बाकी जितने भी राइटर हैं उनके विचार क्या हैं फ्रॉस्ट पर। जैसे कि एक राइटर हैं लियोनेल ट्रिलिंग, है ना, लियोनेल ट्रिलिंग, इन अ फेमस 1959 स्पीच एट फ्रॉस्ट 85th बर्थडे, ट्रिलिंग शॉक्ड द ऑडियंस बाय कॉलिंग फ्रॉस्ट अ टेरिफाइंग पोएट whose vision of the universe is a terrifying universe. This changed Frost's critical reputation from the simple, folksy grandfather and dark, complex modernist. अच्छा, लियोनेल ट्रिलिंग ने क्या कहा है,
1959 में फ्रॉस्ट के उस समय फ्रॉस्ट का 1959 में फ्रॉस्ट का 85वां है ना जन्मदिन पर एक फेमस स्पीच में लियोनेल ट्रेनिंग ने क्या कहा। ट्रिलिंग ने कहा, ऑडियंस को ये कहकर चौंका दिया कि फ्रॉस्ट एक टेरिफाइंग पोएट है, भयानक या डराने वाला पोएट है, और इनका यूनिवर्स एक भयानक क्या है, और इनका जो ब्रह्मांड है वो भी एक क्या है, एक टेरिफाइंग यूनिवर्स है। और इस स्टेटमेंट ने फ्रॉस्ट के उस इमेज को बदल दिया जिसमें लोग उन्हें एक सीधा साधा दादाजी जैसा पोएट मानते थे और उन्हें गहरे जटिल मॉडर्निस्ट पोएट के रूप में इस्टेब्लिश किया। तो ये ध्यान रखना है, टेरिफाइंग पोएट याद रखना इन्होंने कहा है। नेक्स्ट पे बात करेंगे, ये भी याद रखना, टेरिफाइंग यूनिवर्स। नेक्स्ट जो मतलब राइटर हैं रॉन्डेल जॉरेल है ना, रॉन्डेल जॉरेल, इन्होंने क्या कहा है, ये एक मेजर क्रिटिक हैं हु चैंपियन फ्रॉस्ट डार्क साइकोलॉजिकल पोएम्स लाइक होम ब्यूरियल एंड डिजर्ट प्लेसेस, अर्जिंग रीडर्स टू इग्नोर द पब्लिक स्माइलिंग फ्रॉस्ट एंड लुक एट हिज ट्रेजिक डेप्थ। ये इन्होंने कहा है। ये भी एक बहुत ही मेजर क्रिटिक थे रॉन्डेल जॉरेल, जिन्होंने फ्रॉस्ट की अंधेरी और साइकोलॉजिकल रूप से बहुत ही मतलब जो अंधेरी और साइकोलॉजिकल रूप से जटिल जो भी पोइट्रीज उनकी हैं, जिसमें उन्होंने डार्क साइकोलॉजिकल थीम के बारे में बात की है ना, जैसे कि होम ब्यूरियल, डिजर्ट प्लेसेस, इसका बहुत सपोर्ट किया है। इन्होंने रीडर से कहा है कि फ्रॉस्ट को हमेशा मुस्कुराती हुई छवि को भूलकर, फ्रॉस्ट क्या करते हैं, फ्रॉस्ट की हमेशा मुस्कुराती हुई छवि को भूलकर उनकी पोइट्रीज के असली दर्द को समझें, ये इन्होंने कहा है। अच्छा कहा है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे एजरा पाउंड, रिवीव्ड अ बॉयज़ विल स्टेटिंग दैट फ्रॉस्ट वर्क हैड द टैंग ऑफ द न्यू हैम्पशायर वर्ड्स। तो एजरा पाउंड ने फ्रॉस्ट की जो पहली बुक थी अ बॉयज़ विल, इसको रिव्यू किया। इसका रिव्यू करते हुए लिखा कि फ्रॉस्ट की पोइट्रीज़ में द टैंग ऑफ द न्यू हैम्पशायर वुड्स, मतलब न्यू हैम्पशायर के जंगलों की असली स्वाद है, असली महक है, असली टेस्ट आ रहा है। ठीक है, ये इन्होंने कहा। अब बात करेंगे फ्रॉस्ट के कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री। ठीक है, मतलब पोइट्री को लेकर फ्रॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या था, उनकी अवधारणा क्या थी पोइट्री को लेके। ठीक है, देखते हैं। देखिए फ्रॉस्ट की बात करेंगे। अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। ठीक है, फ्रॉम हिज एसे द फिगर अ पोएम मेक्स। तो ये कहाँ की लाइन है, इनकी जो एसे है द फिगर ऑफ पोएम। इट मीन्स पोइट्री स्टार्ट्स विद एन इमोशनल स्पार्क एंड कंक्लूड्स विद अ क्लैरिफिकेशन ऑफ लाइफ। अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। तो ये इनके जो एसे है ना, द फिगर एज अ पोएम मेक्स की ये लाइन है, ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कविता हमेशा खुशी से शुरू होती है, मतलब आनंद से, प्रेरणा की एक चिंगारी से एक पोइट्री शुरू होती है, एक पोएम शुरू होती है, एक कविता शुरू होती है, और जीवन के एक गहरे ज्ञान, एक गहरे विजडम या एक गहरे समझ पर ख़त्म होती है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब इनका कॉन्सेप्ट इस तरह है पोइट्री को लेके, इनकी अवधारणा ऐसी है पोइट्रीज़ को लेके। नेक्स्ट जो है द साउंड ऑफ सेंस। द साउंड ऑफ सेंस, पोइट्री मस्ट कैप्चर ऑथेंटिक कैडेंस ऑफ ह्यूमन स्पीच। तो फ्रॉस्ट का मानना था कि पोइट्री को इंसानी बोलचाल की असली लय को पकड़ना चाहिए, जैसे इंसान बोलता हो, रोज़मर्रा की जो बोलचाल है, पोइट्री को भी इंसानी बोलचाल की जो असली लय है, जो कैडेंस है, उसको पकड़ना चाहिए, ना कि केवल किताबी भाषा को। फॉर्म एज डिफेंस, फ्रॉस्ट बिलीव दैट applying strict form and meter was a way of imposing order on a chaotic meaningless universe। इन्होंने कहा, फ्रॉस्ट का मानना ये था कि ये जो अर्थहीन है ना, ये जो मीनिंगलेस यूनिवर्स है, ये अर्थहीन और ये जो chaotic यूनिवर्स में पोइट्री में मीटर और फॉर्म का यूज़ करना चीज़ों को ऑर्डर करने का एक तरीका है। जैसे कि ये यूनिवर्स क्या है, एक क्योटिक है, एक मीनिंगलेस है, और इसी में पोइट्री में अगर हम मीटर और फॉर्म का यूज़ अगर कर दिए तो इसका मतलब हुआ कि चीज़ों को क्या कर रहे हैं हम, ऑर्डर करने का तरीका है। ये दुनिया की अनिश्चितताओं से बचने का एक साधन है, ये इन्होंने बताया है। बात करेंगे डेथ एंड लेगेसी के बारे में। तो इनकी डेथ कैसे हुई, डाइड जनवरी 29, 1963 इन बॉस्टन मैसाचुसेट्स फॉलोइंग प्रोस्टेट सर्जरी।
तो ध्यान रखना है 29 जनवरी 1963 को प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद बॉस्टन मैसाचुसेट्स में इनका निधन हो गया, डेथ हो गई। एज एट डेथ, जब इनकी डेथ हुई तो उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 88 ईयर्स ओल्ड, 88 वर्ष। ब्यूरियल प्लेस क्या है, कहाँ पे इनकी डेथ हुई थी? तो ओल्ड बैनिंगटन सेमेट्री, बैनिंगटन वर्मोट, मतलब इन्हें वर्मोट के ओल्ड बैनिंगटन कब्रिस्तान में दफनाया गया था, याद रखना है। एपिटैफ क्या था, यानी कि एपिटैफ पे क्या लिखा था? दी लास्ट लाइन ऑफ हिज पोयम द लेसन फॉर टॉडी, यानी कि आई हैड अ लवर्स क्वेरल विद द वर्ल्ड, ये इनकी एपिटैफ पर, इनकी कब्र पर ये लिखा था। इनकी कब्र पर इन्हीं की पोइट्री द लेसन ऑफ टुडे, ये इनकी पोइट्री का नाम है, द लेसन ऑफ टुडे। और इसी पोइट्री की आखिरी लाइन थी आई हैड अ लवर्स क्वेरल विद द वर्ल्ड, ये लिखी हुई थी इसी पोइट्री की आखिरी लाइन। मतलब मैंने इस दुनिया के साथ एक प्रेमी जैसी लड़ाई लड़ी है, मेरा दुनिया से एक प्रेमी जैसा झगड़ा रहा है। तो ये लाइन भी काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में, ध्यान रखना है। लेगेसी की बात करेंगे, जब आफ्टर डेथ इनको विरासत में क्या मिला, क्या पूरी दुनिया इन्हें जानती है? तो यूनिवर्सली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, इन्हें पूरी दुनिया में 20th सेंचुरी के सबसे महान अमेरिकी पोएट में से एक माना जाता है। ये इनको लेगेसी मिली है, इनको विरासत में ये मिला। चलिए बात कर लेते हैं क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन की। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा एक क्रोनोलॉजिकल वे में हम इसको एक रिवीजन ले लेते हैं क्रोनोलॉजिकल वे में। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन है, इसको हम देखते हैं, रिवीजन करते हैं। 1874 इनका जन्म हुआ था, कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में जन्म हुआ था। 1885 में क्या हुआ था, तो इनके फादर की डेथ हो गई थी, ये ध्यान रखना है। इनके फादर की डेथ होती है और फैमिली मूव कर जाती है कहाँ पे, मैसाचुसेट्स के लॉरेंस शहर मूव कर जाते हैं। 1894 में इनकी फर्स्ट पोएम आती है, पब्लिश हिज फर्स्ट पोएम माई बटरफ्लाई एंड एलर्जी, ये इनकी 1894 में पहले पब्लिश पोएम है। 1895 में क्या होता है, तो इनकी शादी हो जाती है किससे, एलिनोर मरियम वाइट से इनकी शादी हो जाती है। 1897 में क्या होता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया, और लेकिन 1899 में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मतलब 97 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एनरोल किया और 99 में इन्होंने क्या हुआ, छोड़ दिया। 1912 में क्या हुआ, मूव्स फैमिली टू इंग्लैंड इन सीक लिटरेरी सक्सेस, 1912 में पोएट के रूप में सक्सेस पाने के लिए परिवार सहित ये इंग्लैंड चले गए। 1913 में क्या हुआ, अ बॉयज़ विल, है ना, लंदन में, इंग्लैंड में इनकी पहली जो फर्स्ट कलेक्शन था, पहली पोइट्री का फर्स्ट कलेक्शन अ बॉयज़ विल पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट बुक का कलेक्शन था ये अ बॉयज़ विल, ये पब्लिश हुआ था 1913 में, कहाँ पे, इंग्लैंड में ही हुआ था, यानी कि लंदन में। 1914 में क्या हुआ था, पब्लिशेस नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, इनका दूसरा कलेक्शन आया था नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, ये पब्लिश हुआ था 1914 में। 1915 में रिटर्न्स टू द यूनाइटेड स्टेट अ फेमस पोएट, और 1915 में ये यूनाइटेड अमेरिका वापस आ गए एक फेमस पोएट के रूप में। 1916 में माउंटेन इंटरवल पब्लिश हुई, 1916 में इनका तीसरा कलेक्शन था ये माउंटेन इंटरवल। तो ये ध्यान रखना है, ये दूसरा कलेक्शन था और ये फर्स्ट कलेक्शन था, ये दूसरा था और ये तीसरा कलेक्शन था, 1916 में पब्लिश हुआ। 1924 में क्या हुआ, इनको ये पुलित्जर प्राइज़, मतलब न्यू हैम्पशायर कलेक्शन के लिए अपना पहला पुलित्जर प्राइज़ इनको मिला, न्यू हैम्पशायर कलेक्शन के लिए। ठीक है, इनको फर्स्ट पुलित्जर प्राइज़ मिला 1924 में। 1938 में इनकी वाइफ एलिनोर की डेथ हो जाती है। 1961 में ये अमेरिका राष्ट्रपति JF कैनेडी के शपथ ग्रहण समारोह में द गिफ्ट आउटराइट पोइट्री सुनाते हैं। 1963 में डाइज इन बॉस्टन ऑन जनवरी 29 जनवरी को बॉस्टन में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जल्दी से एक वन लाइनर एग्जाम फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को नॉट इन न्यू इंग्लैंड। ध्यान रखना है, फ्रॉस्ट का जन्म कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, न्यू इंग्लैंड में नहीं। हिज फादर नेम्ड हिम आफ्टर कॉन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली। तो ये ध्यान रखना है, इनके पिता ने इनका नाम कॉन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली के नाम पर ही रखा था, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ही शेयर्ड हाई स्कूल
वैलिडिक्शन ऑनर्स विद अ फ्यूचर वाइफ एलिनोर। तो ये ध्यान रखना है, इन्होंने हाई स्कूल में अपनी होने वाली पत्नी एलिनोर के साथ वैलिडिक्शन सम्मान शेयर किया था, यानी कि क्लास में पहली जगह, प्रथम स्थान, वो वाला सम्मान शेयर किया था। फ्रॉस्ट नेवर अर्नड अ फॉर्मल यूनिवर्सिटी डिग्री। फ्रॉस्ट ने कभी भी फॉर्मल यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल नहीं की। ही मूव टू इंग्लैंड इन 1912 टू फाइंड अ पब्लिशर फॉर हिज पोइट्री। चूँकि अमेरिका में थे तो काफ़ी इनको मतलब झेलना पड़ रहा था पब्लिशर से, इनकी पोएम पब्लिश नहीं हो रही थी, तो ये इंग्लैंड आ गए। ठीक है, जब इंग्लैंड आ गए तो ये अपनी पोइट्रीज़ के लिए पब्लिशर खोजने ये 1912 में इंग्लैंड आ गए। अ बॉयज़ विल वॉज हिज डेब्यू पोइट्री कलेक्शन पब्लिश्ड इन 1913। तो अ बॉयज़ विल ये 1913 में आया था, इनका पहला डेब्यू पोइट्री कलेक्शन था जो इंग्लैंड में ही पब्लिश हुआ था। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन इज ऑफन सब टाइटल अ बुक ऑफ पीपल। तो नॉर्थ ऑफ बॉस्टन को अक्सर अ बुक ऑफ पीपल से भी जाना जाता है, ये इसका सब टाइटल है। एजरा पाउंड हेल्प लॉन्च फ्रॉस्ट करियर इन लंदन। तो जब लंदन ये पहुँचे तो लंदन में एजरा पाउंड ने फ्रॉस्ट की करियर शुरू करने में बहुत हेल्प की थी। द रोड नॉट टेकन इज़ डायरेक्टेड एट फ्रॉस्ट फ्रेंड एडवर्ड थॉमस। तो ये ध्यान रखना है कि इनकी जो फेमस पोएम है द रोड नॉट टेकन, रियली में देखा जाए तो फ्रॉस्ट ने अपने दोस्त एडवर्ड थॉमस के लिए लिखी थी। द पोएम आउट आउट इज़ अबाउट अ बॉय लूजिंग हिज हैंड टू बज शॉ। तो इनकी जो पोएम है आउट आउट, इस पोएम में एक लड़के के बारे में है जिसका हाथ लकड़ी काटने वाले मशीन से कट जाता है। द टाइटल है आउट आउट इज़ एन एल्यूजन टू शेक्सपियर मैकबेथ। तो ध्यान रखना, इन्होंने ये जो टाइटल ली है अपने इस पोएम की टाइटल, इन्होंने ये टाइटल कहाँ से ली है, तो ये टाइटल उन्होंने शेक्सपियर के मैकबेथ से लिया है, इंपॉर्टेंट है। फ्रॉस्ट वन 4 पुलित्जर प्राइज़ फॉर पोइट्री। तो फ्रॉस्ट ने पोइट्री के लिए 4 पुलित्जर प्राइज़ जीते हैं। हिज फर्स्ट पुलित्जर वॉज फॉर द कलेक्शन न्यू हैम्पशायर 1924। तो ध्यान रखना है, इनका पहला पुलित्जर 1924 में न्यू हैम्पशायर कलेक्शन के लिए मिला था। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग इज रिटन इन द रुबाइयात स्टैंजा। रुबाइयात स्टैंजा, ध्यान रखना है, इनका जो ये पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये पोइट्री ना रुबाइयात स्टैंजा में लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू केप्ट लाइन्स फ्रॉम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन हिज डेस्क। तो ध्यान रखना है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्टॉपिंग बाय वुड्स की आखिरी लाइनें, जो इसकी आखिरी लाइनें हैं, वो अपनी मेज पर रखते थे। मेंडिंग वॉल इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। तो इनकी जो पोइट्री है मेंडिंग वॉल, वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। द नेबर इन मेंडिंग वॉल रिपीट्स गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तो मेंडिंग वॉल में पड़ोसी बार बार कहता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। ब्रिचेस सजेस्ट दैट अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। ब्रिचेस पोइट्री क्या कहती है? ब्रिचेस पोइट्री कहती है अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, प्यार के लिए धरती ही सही जगह है। फायर एंड आइज डिस्कस द एंड ऑफ द वर्ल्ड वी आई पैशन फायर आर हेट्रेड आइज। तो फायर एंड आइज पोइट्री क्या कहती है कि दुनिया का अंत या तो इच्छा से होगा या फिर नफरत से। इच्छा मीन्स यहाँ पे फायर को इन्होंने इच्छा कहा है और आइज का नफरत कहा है, नफरत। नथिंग गोल्ड कैन स्टे इज़ एन 8-line पोएम रेफरेंसिंग द गार्डन ऑफ ईडन। तो ध्यान रखना है, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, ये 8 लाइनों की एक पोइट्री है जिसमें गार्डन ऑफ ईडन का जिक्र हुआ है। गार्डन ऑफ ईडन मतलब जो स्वर्ग का बागीचा है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट में है ना गार्डन ऑफ ईडन, उसका जिक्र हुआ है। लियोनेल ट्रेलिंग फेमसली कॉल्ड फ्रॉस्ट अ टेरिफाइंग पोएट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको भी। तो ये फेमस क्रिटिक थे लियोनेल ट्रेलिंग, इन्होंने फ्रॉस्ट को एक टेरिफाइंग पोएट कह दिया, डराने वाला भयानक पोएट। फ्रॉस्ट रेड एट JFK 1961 इनॉग्रेशन। तो फ्रॉस्ट ने 1961 में जेरोड JFK, ठीक है, तो फ्रॉस्ट रेड एट JFK जॉन F कैनेडीज 1961 इनॉग्रेशन। तो अगर हम बात करें, फ्रॉस्ट ने 1961 में JFK का जो इनॉग्रेशन था, जो शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें पोइट्री पढ़ी थी, द गिफ्ट आउटराइट, ये वाली पोइट्री। द पोएम ही रिसाइटेड फ्रॉम द मेमोरी एट द इनॉग्रेशन वाज द गिफ्ट आउटराइट। ठीक है, बेहतर रिवीजन हो रहा है कि नहीं? मतलब उस कार्यक्रम में, उस समारोह में उन्होंने जो पोइट्री अपनी मेमोरी से सुनाई वो गिफ्ट आउटराइट थी।
फ्रॉस्ट फेमसली स्टेट दैट राइटिंग फ्री वर्ड्स इज लाइक प्लेइंग टेनिस विद द नेट डाउन। तो फ्रॉस्ट हमेशा कहते थे, मतलब फ्रॉस्ट का ये फेमस स्टेटमेंट है फ्री वर्ड्स के ऊपर, कि फ्री वर्ड्स में पोइट्री लिखना वैसा ही है जैसे बिना नेट के टेनिस खेलना। हिज पोएटिक थ्योरी ऑफ कोलोक्वल रिदम इज कॉल्ड द साउंड ऑफ द सेंस। तो ये ध्यान रखनी है, एक सेकेंड, ये ध्यान रखना है आपने। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बोलचाल की भाषा की लय को पोइट्री में पिरोने के इनकी थ्योरी को द साउंड ऑफ सेंस कहा जाता है। ठीक है, मतलब इनकी पोइट्री कैसे रहती थी, बोलचाल की भाषा की लय में ही लिखी जाती थी, तो उस थ्योरी को साउंड ऑफ सेंस कहा जाता है। फ्रॉस्ट डिफाइन अ पोएम एज समथिंग दैट बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। तो ये भी ध्यान रखना है, फ्रॉस्ट ने पोइट्री की डिफिनेशन देते हुए क्या कहा है कि पोइट्री की डिफिनेशन क्या दी है, उन्होंने कहा है कि बिगिंस इन डिलाइट, एक पोइट्री खुशी से शुरू होती है, एंड एंड्स इन विजडम, और ज्ञान पर ख़त्म हो जाती है। होम ब्यूरियल इज़ अ ड्रामेटिक डायलॉग अबाउट अ हस्बैंड एंड वाइफ मॉर्निंग दियर डेड चिल्ड्रन। तो होम ब्यूरियल एक पति पत्नी के बीच में एक ड्रामेटिक कॉन्वर्सेशन है जो अपने मरे हुए बच्चे का शोक मना रही है। ठीक है, ड्रामेटिक डायलॉग। द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन फीचर्ड द कैरेक्टर्स मैरी, वेरन एंड सिलॉस। तो ध्यान रखना, द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, ये जो पोइट्री है इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं, मैरी, वॉरेन और सिलस। फ्रॉस्ट की एपिटैफ पे क्या लिखा है, आई हैड अ लवर्स क्वेरल विद द वर्ल्ड। ये फ्रॉस्ट की एपिटैफ पे लिखा है, आई हैड अ लवर्स क्वेरल विद द वर्ल्ड। इन द क्लियरिंग वॉज हिज फाइनल पोइट्री कलेक्शन पब्लिश जस्ट बिफोर हिज डेथ। तो ध्यान रखना, इन द क्लियरिंग, इन द क्लियरिंग है ना, इनकी डेथ से ठीक पहले पब्लिश इनका आखिरी पोइट्री कलेक्शन है। ये इनके डेथ से ठीक पहले ये पब्लिश हुआ है, इन द क्लियरिंग, ये भी एक पोइट्री कलेक्शन ही है। आफ्टर एप्पल पिकिंग एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लेबर, एग्जॉस्शन एंड मोर्टैलिटी। तो आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये जो पोयम है ये मेहनत, थकान और डेथ के विषय पर बात करती है। डायरेक्टिव इज़ अ लेट मास्टरपीस फ्रॉम द कलेक्शन स्टीपल बुश। तो ध्यान रखना है, ये जो पोयम है डायरेक्टिव, ये इनके कलेक्शन स्टीपल बुश की एक महान पोयम है। ये भी इनका कलेक्शन ही है, स्टीपल बुश, ये भी पोइट्री का ही कलेक्शन है, उसमें एक ग्रेट पोयम है, ये मास्टरपीस है। एक्वेंटेड विद द नाइट इज़ अ रिटन इन टर्जा रीमा। तो एक्वेंटेड विद द नाइट, ये जो पोयम है ये टर्जा रीमा में लिखी गई है। दिस सोनेट डिज़ाइन क्वेश्चंस वेदर अ डार्क मैलिग्नेंट इंटेलिजेंस गवर्न्स द यूनिवर्स। तो इनका जो सोनेट है डिज़ाइन, वो ये क्वेश्चन करता है, ये क्वेश्चन उठाता है कि क्या इस दुनिया को किसी बुरी और डरावनी शक्ति ने डिज़ाइन किया है, मतलब इसमें सफ़ेद मकड़ी का जिक्र है। फ्रॉस्ट वॉज अवॉर्डेड द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 1960। तो फ्रॉस्ट को क्या मिला था, है ना, फ्रॉस्ट को 1961 में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। He served as the consultant in poetry to the Library of Congress in 1958। 1958 में क्या हुआ था, 1958 में इन्होंने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में पोइट्री कंसल्टेंट के रूप में काम किया था, यानी कि जिसे अमेरिका में आज के टाइम पे पोएट लॉरियाट कहा जाता है, तो यूँ मानो कि पोएट लॉरियाट के रूप में काम किया था। हिज मदर इशाबेल मूडी वॉज अ स्वीडन बॉर्गेन एक्सपोजिंग हिम टू मिस्टिसिज्म अर्ली ऑन। तो इनकी जो माँ थी इशाबेल मूडी, वो एक स्वीडन बोर्गियन धर्म को मानती थी। कौन से धर्म को, स्वीडन बोर्गियन धर्म। ठीक है, जिसमें फ्रॉस्ट का परिचय बचपन से ही मिस्टिसिज्म हो गया था, रहस्यवाद हो गया था। फ्रॉस्ट वर्कड एज अ पोल्ट्री फार्मर इन डेरी न्यू हैम्पशायर फॉर नियरली अ डिकेड। तो फ्रॉस्ट ने न्यू हैम्पशायर के डेरी में लगभग 10 साल तक मुर्गी पालन का भी काम किया था, पोल्ट्री फार्मर। टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम्स डिस्कस द बैलेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले। तो ये जो वर्क है इनका पोएम है टू ट्रैम्प्स इन द मड टाइम, इस पोएम में इन्होंने वर्क और प्ले के बीच एक बैलेंस की बात की है। द ओवन बर्ड इज अ सोनेट, है ना, द ओवन बर्ड इज अ सोनेट अबाउट अ बर्ड हुज सॉन्ग हाईलाइट द पैशिंग ऑफ मिड समर। तो नेक्स्ट पे आ जाएंगे दी ओवन बर्ड, ये एक ना बर्ड पर लिखा गया सोनेट है जिसका गाना ये बताता है गर्मियाँ बीत रही हैं, समर जा रहा है। दी फ्रॉस्ट सेकेंड प्लीजर वॉज फॉर कलेक्टेड पोएम्स 1931। तो ध्यान रखना है ये चीज़ें आपने।
कि फ्रॉस्ट को जो दूसरा पुलित्जर प्राइज़ मिला था वो कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला था, मतलब कलेक्टेड पोएम्स कलेक्शन के लिए मिला था 1931 में, और थर्ड इनको मिला था अ फर्दर रेंज कलेक्शन के लिए 1937 में, फोर्थ इनको मिला था अ विटनेस ट्री कलेक्शन के लिए 1943 में। नेक्स्ट पे आ जाएंगे माउंटेन इंटरवल इंट्रोड्यूस द पोएम द रोड नॉट टेकन। तो ध्यान रखना है यहाँ पे आपने कि जो माउंटेन, इनकी जो सबसे फेमस पोएम है द रोड नॉट टेकन, ठीक है, इनके कलेक्शन में माउंटेन इंटरवल भी आई थी। मतलब इनका जो फेमस ये पोएम है द रोड नॉट टेकन, वो इनके जो कलेक्शन है माउंटेन इंटरवल में आई थी। ध्यान रखना ये कलेक्शन है, ठीक है, ये कलेक्शन है और इसी कलेक्शन में इनकी ये फेमस पोएम आई थी। फ्रॉस्ट हैवली इन्फ्लुएंस द अमेरिकन पोएट रैंडेल जैरे हु बिकम्स वन ऑफ हिज बेस्ट क्रिटिक्स। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो फ्रॉस्ट ने अमेरिका के पोएट थे रॉन्डेल जॉरेल, इनको बहुत, मतलब इनसे बहुत प्रभावित थे। तो फ्रॉस्ट ने अमेरिकी पोएट रॉन्डेल जॉरेल को बहुत प्रभावित किया था, अच्छा प्रभावित बहुत किया था। हैवली इन्फ्लुएंस द अमेरिकन पोएट रैंडेल जॉरेल, है ना, हु बिकेम वन ऑफ हिज बेस्ट क्रिटिक, जो आगे चलकर इनके सबसे अच्छे क्रिटिक भी बने। माई बटरफ्लाई एंड एलजी वॉज हिज वेरी फर्स्ट प्रोफेशनली पब्लिश्ड पोएम। तो माई बटरफ्लाई एंड एलजी इनकी पहली प्रोफेशनल पोएम के रूप में छपा था। फ्रॉस्ट outlived wife and four of his 6 children, heavily influencing the dark tone of his work। ठीक है, फ्रॉस्ट अपनी पत्नी और 6 में से 4 बच्चों की मौत के बाद भी जीवित रहे, जिस दुख ने उनकी पोइट्री को बहुत डार्क, बहुत मिस्टीरियस बना दिया था। इन डिजर्ट, ठीक है, इन डेजर्ट प्लेसेस फ्रॉस्ट स्टेट्स हिज ओन इंटरनल एम्प्टीनेस इज ए स्कैरियर दैन द एम्प्टी यूनिवर्स। तो डेजर्ट प्लेसेस में फ्रॉस्ट क्या कहते हैं कि उन्हें यूनिवर्स के खालीपन से ज़्यादा अपने अंदर के खालीपन से डर लगता है। द फ्रेज है द फिगर अ पोएम मेक्स इज़ द टाइटल ऑफ द प्रीफेस टू हिज कलेक्टेड पोएम्स। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो फ्रेज है द फिगर अ पोएम मेक्स, ये इनकी बुक कलेक्टेड पोएम्स की प्रीफेस का टाइटल है। ये जो कलेक्शन है ना कलेक्टेड पोएम्स, ठीक है, ये जो कलेक्शन है कलेक्टेड पोएम्स, इसी का ये क्या है, टाइटल है, मतलब प्रीफेस का टाइटल है। फ्रॉस्ट इज हैवीली एसोसिएटेड विद द रीजनलिज्म, स्पेसिफिकली द रूरल लैंडस्केप ऑफ न्यू इंग्लैंड। तो फ्रॉस्ट को मेनली देखा जाए तो रीजनलिज्म से जोड़ा जाता है, क्षेत्रवाद से जोड़ा जाता है, स्पेशली न्यू इंग्लैंड का जो ग्रामीण लैंडस्केप है उससे। ओके, अब बात करेंगे फैक्ट्स एंड ट्रैप्स। आपको फंसाया कहाँ जा सकता है, आपको कैसे फंसाया जा सकता है, ट्रैप्स वगैरह। जैसे कि मैं हर अपने वीडियोस में आपको ट्रैप्स ज़रूर बताती हूँ कि कैसे आपको फंसाया जा सकता है एग्ज़ाम में। ट्रैप्स के पढ़ने के बाद आई थिंक कंप्लीट हो गया है, ट्रैप ही बड़ा है। चलिए ट्रैप को कवर करते हैं। ट्रैप नंबर 1, आपको फंसाया कैसे जा सकता है। ये वो फैक्ट है जहाँ पे एग्जामिनर जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए गलत ट्रैप्स देते हैं। जैसे पूछ ले जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बोर्न इन कैलिफोर्निया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था, न्यू इंग्लैंड में नहीं हुआ था। तो ये पहला ट्रैप ध्यान रखना है आपने, ये पहला ट्रैप है। ट्रैप नंबर 2, द रोड नॉट टेकन इज़ अ माउंटेन इंटरवल नॉट नॉर्थ ऑफ बोस्टन। तो ध्यान रखना, द रोड नॉट टेकन ये जो पोएम है ये माउंटेन इंटरवल कलेक्शन में आई थी, उसमें छपी थी, ना कि नॉर्थ ऑफ बोस्टन। दूसरा ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ट्रैप नंबर 3, अक्सर कंफ्यूज वाला होता है ये सारी चीज़ें। फ्रॉस्ट वन 4 पुलित्जर प्राइज़ नॉट द नोबल प्राइज़। तो ये ध्यान रखना है, इनको ना 4 बार पुलित्जर प्राइज़ मिला है। फ्रॉस्ट ने 4 बार पुलित्जर प्राइज़ जीता है, नोबल प्राइज़ नहीं। इन्हें नोबल के लिए 31 टाइम्स नॉमिनेट किया गया था, लेकिन कभी मिला नहीं, ध्यान रखना इसको। ट्रैप नंबर 4, और आपको कैसे फंसाया जा सकता है। फ्रॉस्ट रेड द गिफ्ट आउटराइट एट JFK इनॉग्रेशन। तो जब उनका इनॉग्रेशन हो रहा था अमेरिका के राष्ट्रपति का, जॉन F कैनेडी का, तो उस समय फ्रॉस्ट ने ये पोएम सुनाई थी, जो उनको याद थी, अपनी मेमोरी से ये पोएम सुनाया था। तो ध्यान रखना, द रोड नॉट टेकन या डेडिकेशन ये चीज़ें नहीं सुनाई थी।
डेडिकेशन, हालांकि इन्होंने ये प्लान किया था, ये डेडिकेशन पढ़ना चाहते थे बट पढ़ नहीं पाए थे। यही पोएम के लिए उन्होंने प्लान किया था, यही पोएम लिखा था इन्होंने इनॉग्रेशन पर पढ़ने के लिए ऐसे कागज़ से। बट क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन की वजह से ये पढ़ नहीं पाए थे, उनकी आँखों के कमज़ोर होने की वजह से भी नहीं पढ़ पाए थे। तो ध्यान रखना, इनको ये पोएम याद थी तो ये इन्होंने पढ़ा था। ट्रैप नंबर 5, अ बॉयज़ विल एंड नॉर्थ ऑफ बॉस्टन वर फर्स्ट पब्लिश इन इंग्लैंड नॉट इन अमेरिका। ध्यान रखना है, अ बॉयज़ विल ये जो पहला जो कलेक्शन था इनका, और दूसरा कलेक्शन था नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। सबसे पहले ये इंग्लैंड में पब्लिश थे, अमेरिका में नहीं। सबसे पहले कहाँ पब्लिश हुए? इंग्लैंड में हुए, अमेरिका में नहीं। ट्रैप नंबर 6, स्टॉपिंग बाय ओट्स इज रिटन इन द रुबाइयात स्टैंजा। तो स्टॉपिंग बाय ओट्स ये किस में लिखी गई है? ये लिखी गई है रुबाइयात स्टैंजा में लिखी गई है, ब्लैंक वर्ड्स में नहीं लिखी गई है। ट्रैप नंबर 7, मेंडिंग वॉल इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। मेंडिंग वॉल जो है ये भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, फ्री वर्ड्स में नहीं लिखी गई है, क्योंकि फ्रॉस्ट को फ्री वर्ड्स से नफरत थी। ठीक है, एकदम स्ट्रिक्टली इन्होंने इसको फॉलो नहीं किया। ट्रैप नंबर 8, आउट टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम शेक्सपियर मैकबेथ। ये जो आउट इनकी पोयम है, फ्रॉस्ट की ये पोयम है आउट। इन्होंने ये टाइटल कहाँ से लिया? तो ये टाइटल उन्होंने शेक्सपियर के जो मैकबेथ है उसके कोटेशन से लिया, हैमलेट से नहीं, ध्यान रखना है। ट्रैप नंबर 9, फ्रॉस्ट एपिटैफ इज आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि फ्रॉस्ट की कब्र पर, उनके एपिटैफ पर क्या लिखा है? आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड। ये चीज़ें लिखी हैं, ये नहीं लिखा है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये नहीं लिखा है। ये तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने डेस्क पे रखते थे ये लाइनें। ट्रैप नंबर 10, लियोनॉल्ड ट्रिलिंग कॉल्ड फ्रॉस्ट अ टेरिफाइंग पोएट। तो लियोनॉल्ड ट्रिलिंग फ्रॉस्ट को टेरिफाइंग पोएट कहा था, टी.एस. इलियट या एजरा पाउंड ने नहीं, ध्यान रखना है। ट्रैप नंबर 11, द रोड नॉट टेकन इज अबाउट एडवर्ड थॉमस। तो इनका जो ये पोयम था द रोड नॉट टेकन, ये इनके दोस्त एडवर्ड थॉमस के बारे में है, फ्रॉस्ट के बारे में नहीं है, ध्यान रखना है। मेकिंग अ रगेडली इंडिविजुअलिस्टिक चॉइस, तो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ये फ्रॉस्ट के खुद की बहादुरी या अलग रास्ता चुनने के बारे में नहीं है, एडवर्ड थॉमस के बारे में है द रोड नॉट टेकन। ट्रैप नंबर 12, फ्रॉस्ट फर्स्ट पुलित्जर वॉज फॉर न्यू हैम्पशायर। तो फ्रॉस्ट को जो 1924 में पहला पुलित्जर प्राइज़ मिला था वो किसके लिए मिला था? न्यू हैम्पशायर कलेक्शन के लिए मिला था। ठीक है, डेब्यू कलेक्शन के लिए नहीं, मतलब इनका जो डेब्यू कलेक्शन है बॉयज़ विल, इसके लिए नहीं मिला था, या बॉयज़ विल ये इनकी पहली किताब थी। ठीक है, मतलब पहला वर्क था, पहली पोइम थी। ट्रैप नंबर 13, फ्रॉस्ट ड्रॉप्ड आउट ऑफ डार्थ माउथ एंड हॉवर्ड। तो ध्यान रखना है, फ्रॉस्ट जो थे ना, फ्रॉस्ट ने डार्ट माउथ और हॉवर्ड दोनों को बीच में ही छोड़ दिया था, यानी कि ड्रॉप आउट कर दिया था। ही डिड नॉट ग्रेजुएट फ्रॉम इधर, तो ये भी ध्यान रखना है, उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन नहीं की थी। ट्रैप नंबर 14, इन द क्लियरिंग हिज फाइनल कलेक्शन नॉट स्टीपल बुश। तो इनका जो फाइनल कलेक्शन है वो कौन सा है? वो ये है इन द क्लियरिंग, मतलब उनके डेथ से कुछ दिन पहले ही ये कलेक्शन आया था। तो ये पोएटिक कलेक्शन था इनका, ये फाइनल कलेक्शन था, यानी कि लास्ट कलेक्शन था, ये स्टीपल बुश नहीं था, ध्यान रखना है। ट्रैप नंबर 15, एक्वेंटेड विद द नाइट इज़ अ रिटन इन टर्जा रीमा। तो इनका ये जो वर्क है, पोएम है एक्वेंटेड विद द नाइट, ये टर्जा रीमा में लिखा गया है, स्टैंडर्ड सोनेट फॉर्म में नहीं। ट्रैप नंबर 16, द स्पीकर इन मेंडिंग वॉल क्वेश्चन दी वॉल वाइल द नेबर शेज गुड फेंसेस मेक अ गुड नेबर्स। तो ध्यान रखना है इसमें कि मेंडिंग वॉल में पोएट दीवार पर सवाल उठाता है, जबकि पड़ोसी कहता है कि अच्छी बाढ़, और पड़ोसी क्या कहता है? गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तो अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि ये लाइन पोएट की है, जो कि गलत है, पोएट नहीं बोलते हैं, ये नेबर्स बोलते हैं, पोएट तो बस वॉल पे क्वेश्चन उठाता है। ट्रैप नंबर 16, Frost's father died of tuberculosis when Frost was 11, triggering the move to New England। तो ध्यान रखना है यहाँ पे फ्रॉस्ट के जो पिता हैं वो टीबी के डेथ से, मतलब टीबी की वजह से उनकी डेथ हुई थी जब फ्रॉस्ट 11 साल के थे, और इसी वजह से वो न्यू इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे। ट्रैप नंबर 18, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन इज़ अ ड्रामेटिक डायलॉग। जो इनका ये पोएम है द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, ये एक ड्रामेटिक डायलॉग है, ये कोई लिरिक पोएम नहीं है। ट्रैप नंबर 19,
Frost was modern poet who used traditional forms, avoiding the structural fragmentation of high modernists like Eliot. तो ये ध्यान रखना है आपने कि जो फ्रॉस्ट थे, ठीक है, फ्रॉस्ट एक मॉडर्न पोएट थे, लेकिन उन्होंने जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स का यूज़ किया था 19वीं सेंचुरी का जो मीटर और राइम उसका यूज़ किया था, उन्होंने इलियट की तरह पोइट्री के स्ट्रक्चर को तोड़ा नहीं, फ्रेगमेंट नहीं किया. ट्रैप 20 डिज़ाइन फीचर इज़ अ वाइट स्पाइडर, अ वाइट मॉथ एंड वाइट हील ऑल फ्लावर. तो डिज़ाइन पोइट्री में हम 3 सफ़ेद चीज़ों का जिक्र देखे हैं. मतलब डिज़ाइन ये जो पोयम है इसमें ना 3 वाइट चीज़ों का जिक्र है. एक सफ़ेद मकड़ी वाइट स्पाइडर, और एक सफ़ेद कीड़ा वाइट मॉथ, और एक सफ़ेद फूल वाइट हील ऑल फ्लावर, सफ़ेद फूल. इन तीनों के बारे में बात हुई है. इन 3 सफ़ेद चीज़ों का जिक्र हुआ है डिज़ाइन पोयम में. ट्रैप नंबर 21 फ्रॉस्ट फ्रेज साउंड ऑफ सेंस रेफर्स टू कोलोक्वल स्पीच रिदम. तो ध्यान रखना है, फ्रॉस्ट का फ्रेज साउंड ऑफ सेंस का मतलब क्या है? रोज़मर्रा की बोलचाल की लय, यानी कि रोज़मर्रा की जो बोलचाल की रिदम है वो फ्रॉस्ट अपनी पोइट्री में यूज़ करते थे, और उसी को साउंड ऑफ सेंस कहा जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि ओनोमोटोपेया, ये मत ध्यान दीजिएगा. ट्रैप नंबर 22 नथिंग गोल्ड कैन स्टे एक्सप्लिसिटली मेंशन ईडन. तो ध्यान रखना है, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, इसमें ना ये जो पोयम है इसमें क्लियरली ईडन के नाम, मतलब ईडन क्लियरली इसमें ईडन यानी कि जो गार्डन ऑफ ईडन है उसका जिक्र है. एडम और ईव का जो बागीचा है गार्डन ऑफ ईडन, जो हमने पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ा था, उसका जिक्र है नथिंग गोल्ड कैन स्टे वाले पोयम में. ध्यान रखना इसको. ट्रैप नंबर 23 फ्रॉस्ट ओनली चाइल्ड टू आउटलिव हिम वॉज लेस्ली. तो फ्रॉस्ट का एक ही बच्चा सर्वाइव कर पाया था जिसका नाम क्या था? लेस्ली. ये इनकी बेटी थी, डॉटर, ठीक है, जो फ्रॉस्ट के मरने के बाद भी जीवित रही. ट्रैप नंबर 24 नॉर्थ ऑफ बॉस्टन इज सब टाइटल अ बुक ऑफ पीपल. तो ये जो उनका कलेक्शन है, पोइट्री जो कलेक्शन है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, इसका सब टाइटल क्या है? अ बुक ऑफ पीपल. ट्रैप नंबर 25 फ्रॉस्ट एस्से ऑन पोइटिक थ्योरी इज द फिगर ऑफ पोयम मेक्स. यानी कि फ्रॉस्ट के यहाँ पे ध्यान रखना है, फ्रॉस्ट का जो एस्से है, मतलब फ्रॉस्ट के सिद्धांत पर लिखे गए जो फ्रॉस्ट के एस्से का नाम क्या है? द फिगर ऑफ पोयम मेक्स. ये फ्रॉस्ट के पोइटिक थ्योरी पर लिखा गया एस्से है, द फिगर ऑफ पोयम मेक्स. तो ये थे ट्रैप जो आपको फंसाएगा. ठीक है बच्चे, ये ध्यान रख. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हु सेड दिस. ठीक है, मतलब ये किसने कहा है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई विशेष बात किसने कही या किसने लिखा. जैसे कोट स्टेटमेंट, कहने वाला, लिखने वाला. जैसे कि राइटिंग फ्री वर्ड्स इज़ लाइक प्लेइंग टेनिस विद द नेट डाउन. ये किसने कहा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था. टारगेट कॉन्टेक्स्ट, तो ध्यान रखना है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, और ये फ्रॉस्ट ने मॉडर्न पोइट्री और फ्री वर्ड्स का मजाक उड़ाते हुए कहा था. ऑन मॉडर्न पोइट्री फ्री वर्ड्स का मजाक उड़ाते हुए कहा था. अ पोयम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम. ये भी फ्रॉस्ट ने कहा था, है ना. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही कहते हैं कि एक पोयम आनंद से शुरू होती है और ज्ञान पर समाप्त हो जाती है. तो ये भी ना, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा? तो फ्रॉम द फिगर ऑफ पोयम मेक्स. तो ये इनके फेमस इससे है, द फिगर आ पोयम मेक्स की लाइन है, ध्यान रखना है. ही इज़ अ टेरिफाइंग पोएट. ये किसने कहा है? ये लियोनेल ट्रेलिंग ने कहा है. किससे कहा है? फ्रॉस्ट के डार्क एग्जिस्टेंशियल को डिस्क्राइब करते हुए कहा है. ठीक है, कि फ्रॉस्ट की पोइट्री में छिपे अंधेरे अस्तित्व को डर दिखाता है, इसी वजह से इन्होंने टेरिफाइंग पोएट कहा है. गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स. ये नेबर कहते हैं. कौन कहता है? ये नेबर कहता है, नेबर. ठीक है, ये ध्यान रखना. अ कैरेक्टर इन फ्रॉस्ट मेंडिंग वॉल. तो मेंडिंग वॉल की ही लाइन है, लेकिन मेंडिंग वॉल में एक कैरेक्टर है, वो नेबर, वो कहते हैं. ठीक है, ये बात फ्रॉस्ट ने नहीं, बल्कि उनकी पोएम मेंडिंग वॉल में पड़ोसी नाम के कैरेक्टर ने कही है. द टैंग ऑफ द न्यू हैम्पशायर वुड्स. ये किसने कहा है? ये एजरा पाउंड ने कहा है कि न्यू हैम्पशायर के जंगलों का असली स्वाद है. ये एजरा पाउंड ने कहा है. रिवीविंग फ्रॉस्ट अ बॉयज़ विल. कब कहा है? तो फेमस पोएट पाउंड ने फ्रॉस्ट की जो पहली बुक थी अ बॉयज़ विल, इसकी तारीफ़ करते हुए ये बात लिखी. आई हैड अ लवर्स क्वेरल विद द वर्ल्ड. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एपिटैफ पर लिखा, उनकी कब्र पर लिखा है. फ्रॉस्ट ओन एपिटैफ, मतलब मेरी दुनिया के साथ एक प्रेमी जैसा झगड़ा रहा है. तो फ्रॉस्ट ने ये, मतलब फ्रॉस्ट की कब्र पर ये लिखे गए शब्द हैं.
बात कर लेते हैं पोयम कलेक्शन मैचिंग टेबल, तो एक रिवीजन इनका भी ले लेते हैं, ठीक है। बात करेंगे ये जो पोयम है इनटू माय ओन, ये किस कलेक्शन में आया था, अब बॉयज़ विल कलेक्शन में, जो कब किस साल आया था, 1913 में, ठीक है। इनका पहला कलेक्शन था। अब बॉयज़ विल ये इनका पहला कलेक्शन था, कहाँ पे पब्लिश हुआ था, इंग्लैंड में। मेंडिंग वॉल जो पोयम है ये नॉर्थ ऑफ बॉस्टन वाले कलेक्शन में आई थी 1914 में। द डेथ ऑफ द हिडन हायर्ड मैन, ये नॉर्थ ऑफ बॉस्टन वाले कलेक्शन में ये भी आया था। होम ब्यूरियल नॉर्थ ऑफ बॉस्टन वाले कलेक्शन में आया था। आफ्टर एप्पल पिकिंग नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, द रोड नॉट टेकन माउंटेन इंटरवल वाले कलेक्शन में आया था। ब्रिचेस माउंटेन इंटरवल 1916, ठीक है। आउट माउंटेन इंटरवल 1916। द ओवन बर्ड माउंटेन इंटरवल 1916। स्टॉपिंग बाय वुड्स ये न्यू हैम्पशायर वाले कलेक्शन में आया था 1923 में। ये न्यू हैम्पशायर का कलेक्शन है। अब ये समझ में आ ही रहा होगा कि न्यू हैम्पशायर का कलेक्शन मतलब इसमें एक बुक है, कई पोयम छपती हैं, तो ये उसी में ये भी पोयम छपी थी इसी कलेक्शन में। फायर एंड आइड्स ये भी न्यू हैम्पशायर वाले कलेक्शन में आया था। नथिंग गोल्ड न्यू हैम्पशायर वाले। नथिंग गोल्ड कैन स्टे, ठीक है। एक्वेंटेड विद द नाइट ये वेस्ट रनिंग ब्रूक वाले कलेक्शन में आया था 1928, ठीक है। वेस्ट रनिंग ब्रूक, ये वेस्ट रनिंग ब्रूक वाले कलेक्शन में ये भी थी पोयम, टाइटल भी सेम था 1921। डिज़ाइन है अ फर्दर रेंज, ये फर्दर रेंज वाले कलेक्शन में आया था, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। टू ट्राइम्स इन मड टाइम ये भी फर्दर रेंज वाले कलेक्शन में आया था 1936, ओके। द गिफ्ट आउटराइट ये विटनेस ट्री वाले कलेक्शन में आया था 1942। द स्किलन टेंट ये विटनेस ट्री 1942। डायरेक्टिव स्टीपल बुश वाले कलेक्शन में आया था 1947। अवे इन द क्लियरिंग 1962, ये सबसे लास्ट कलेक्शन था इनका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड फैक्ट्स जो आपको ध्यान रखना है। अब आपकी ख़त्म होने वाली है, मतलब यहाँ पे वीडियो अब एंड होने वाली है, तो लास्ट में जाते जाते हम देख लेते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर एग्ज़ाम। जैसे कि पूछा जा सकता है फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को, है ना, 1874, तो 1874 में इनका जन्म हुआ था फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। हिज फर्स्ट कलेक्शन अ बॉयज़ विल 1913 वॉज पब्लिश इन इंग्लैंड, तो ये ध्यान रखना है कि इनका जो पहला कलेक्शन था अ बॉयज़ विल था 1913 में आया था, अमेरिका में नहीं बल्कि इंग्लैंड में ये पब्लिश हुआ था। ही वन एग्जैक्टली 4 प्लिजर प्राइज़, तो इनको एग्जैक्टली कितने प्लिजर प्राइज़ मिले थे, 4 प्लिजर प्राइज़ मिले थे, ठीक है। द रोड नॉट टेकन इज़ फ्रॉम द कलेक्शन माउंटेन इंटरवल, तो ये ध्यान रखना है, द रोड नॉट टेकन इज़ अ फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ माउंटेन इंटरवल। ये जो पोयम है द रोड नॉट टेकन ये माउंटेन इंटरवल वाले कलेक्शन में आया था, ध्यान रखना है, ठीक है। स्टॉपिंग बाय वुड्स इज़ फ्रॉम न्यू हैम्पशायर, तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ये किस कलेक्शन में आया था, न्यू हैम्पशायर का हिस्सा है। फ्रॉस्ट डिफाइन पोइट्री एज बिगनिंग इन डिलाइट एंड एंडिंग इन विजडम, तो फ्रॉस्ट ने पोइट्री को कैसे डिफाइन किया, यानी कि पोइट्री की परिभाषा देते हुए क्या कहा कि ये पोइट्री डिलाइट से शुरू होती है और विजडम पर ख़त्म होती है। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, ये किसने कहा, मेंडिंग वॉल की लाइन है और नेबर्स कहते हैं। फ्रॉस्ट रेड द गिफ्ट आउट राइट फ्रॉम द मेमोरी एट JFK इनॉग्रेशन 1961, ध्यान रखना है, फ्रॉस्ट ने 1961 में राष्ट्रपति JFK के शपथ ग्रहण समारोह में अपनी मेमोरी से द गिफ्ट आउट राइट पोइट्री सुनाई थी। डेडिकेशन उनको सुनाना था बट उन्होंने वो नहीं पढ़ पाए थे देख के रिफ्लेक्शन की वजह से, तो इन्होंने ये पोइट्री सुनाई थी। हिज पोएटिक थ्योरी ऑन स्पीच रिदम इज़ द साउंड ऑफ सेंस, तो ध्यान रखना है कितनी बार ही आया है, आम बोलचाल की लय पर इनके जो पोइट्री थ्योरी को द साउंड ऑफ सेंस कहा जाता है। फ्रॉस्ट स्ट्रांगली क्रिटिसाइज फ्री वर्ड्स कंपेयरिंग इट टू टेनिस विद द नेट डाउन, ध्यान रखना है, फ्री वर्ड्स की बड़ी कड़ी आलोचना इन्होंने की और इसकी तुलना बिना नेट के टेनिस खेलने से की। लियोनॉल्ड ट्रिलिंग कॉल्ड फ्रॉस्ट टेरिफाइंग पोएट। फ्रॉस्ट एपिटैफ आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड, कितनी बार ही आ चुका है ये सारी चीज़ें, तो फ्रॉस्ट के एपिटैफ पे ये लाइनें लिखी थी। आउट ये जो टाइटल है इन्होंने मैकबेथ से लिया था, शेक्सपियर के। जवाहरलाल नेहरू फेवरेट लाइन्स आर द कंक्लूजन ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स, तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्टॉपिंग बाय वुड्स की जो लास्ट लाइन है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये लास्ट लाइन है ना इसकी, तो बहुत उनको पसंद थी, वो अपने डेस्क पर रखते थे। नॉर्थ ऑफ बोस्टन इज़ प्राइमरली मेड ऑफ ड्रामेटिक डायलॉग इन ब्लैंक वर्ड्स, तो नॉर्थ ऑफ बोस्टन ये जो इनका कलेक्शन है ये मेनली देखा जाए तो ब्लैंक वर्ड्स में लिखे गए ड्रामेटिक डायलॉग से बना है। फ्रॉस्ट नेवर कंप्लीटेड यूनिवर्सिटी डिग्री ड्रॉपिंग आउट ऑफ बोथ डार्थ माउथ एंड हार्वर्ड,
तो फ्रॉस्ट ने डार्टमाउथ और हार्वर्ड दोनों कॉलेज छोड़ दिए थे और उन्होंने कोई भी यूनिवर्सिटी से डिग्री पूरी नहीं की थी। एडवर्ड थॉमस हैवली इन्फ्लुएंस फ्रॉस्ट इंस्पायर्ड द रोड नॉट टेकन। तो इनके जो गहरे दोस्त थे एडवर्ड थॉमस ने उन्हें बहुत प्रभावित किया फ्रॉस्ट को, और उन्हीं से प्रेरित होकर फ्रॉस्ट ने द रोड नॉट टेकन लिखी थी। ये जो पोयम है इनकी एक्वेंटेड विद द नाइट, ये रेयर ट्रेजरीमा फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ट्रेजरीमा फॉर्म में लिखी गई है, एक रेयर ट्रेजरीमा फॉर्म में लिखी गई है। इन द क्लियरिंग 1962 वाज द फाइनल कलेक्शन, इनका लास्ट कलेक्शन है, मतलब फाइनल कलेक्शन है इनका। इन द क्लियरिंग 1962, अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, ये लाइन ब्रिचेस की है। द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन रिवॉल्व अराउंड द कैरेक्टर्स मैरी, वॉरेन एंड सिलॉस। पोइट्री जो है ना, डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, ये 3 कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, मैरी, वॉरेन और सिलस। डिज़ाइन एक सोनेट है, क्वेश्चनिंग इंटेलिजेंट डिज़ाइन यूजिंग अ वाइड स्पाइडर एंड मूथ। तो डिज़ाइन जो करके है ये एक सोनेट है, एक पोयम है, ठीक है, जो ये क्वेश्चन करता है कि क्या दुनिया को किसी बुरी शक्ति ने बनाया है। इसमें एक सफ़ेद मकड़ी और सफ़ेद कीड़े का जिक्र है। एजरा पाउंड हेल्प फ्रॉस्ट गेन लिटरेरी रिकॉग्निशन इन लंदन। तो एजरा पाउंड, लंदन में एजरा पाउंड ने फ्रॉस्ट को लिटरेरी पहचान दिलाने में हेल्प की थी। फायर एंड आइस एसोसिएट डिज़ायर विद द फायर एंड हेट विद आइस। तो फायर, ये जो पोयम है ना, फायर एंड आइस में इच्छा, यानी कि इच्छा और जुनून को फायर कहा गया है और नफ़रत को आइस कहा गया है। होम ब्यूरियल डिपिक्ट अ मैरिटल ब्रेकडाउन फॉलोइंग अ चाइल्ड्स डेथ। तो होम ब्यूरियल इनकी जो पोयम है एक बच्चे की डेथ के बाद पति पत्नी के रिश्ते टूटने को दिखाता है। न्यू हैम्पशायर वन द फर्स्ट प्लिजर प्राइज 1924। तो 1924 में इनको पहला प्लिजर प्राइज मिला, वो भी किसके लिए, न्यू हैम्पशायर कलेक्शन के लिए। द स्पीकर इन मेंडिंग वॉल क्वेश्चंस द वॉल बिकॉज ही हैज़ एप्पल ट्रीज एंड नेबर हैज़ पाइन्स। तो मेंडिंग वॉल में हम ये देखेंगे कि पोएट दीवार पर इसलिए सवाल उठाता है क्योंकि उनके पास एप्पल के पेड़ हैं और पड़ोसी के पास पाइन्स के, पाइन्स मतलब देवदार के जो वृक्ष होते हैं। फ्रॉस्ट मूव्ड हिज फैमिली टू इंग्लैंड 1912 टू सिक्योर पब्लिशिंग सक्सेस। ही सर्व्ड एज द कंसल्टेंट इन पोइट्री टू द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1958 से लेकर 1959, 1958 से लेकर 1959 तक लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में पोइट्री कंसल्टेंट के रूप में इन्होंने काम किया। नथिंग गोल्ड कैन स्टे एक्सप्लिसिटली मेंशन द गार्डन ऑफ ईडन सिंकिंग टू ग्रीफ। तो ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पैराडाइज लॉस्ट की झलक मिलती है। तो ये जो पोयम है इनकी ना, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, इस पोयम में क्लियरली गार्डन ऑफ ईडन के दुख में डूबने का जिक्र है। तो बस इतना ही था, 1 घंटा 32 मिनट की क्लास हो गई है, बहुत कुछ कवर कर दिया है ना, बहुत सारी चीज़ें कवर किया हमने, रिवीजन भी किया, ऐसा नहीं सिर्फ कवर करते चले गए, कितनी सारी चीज़ें रिवाइज हुई हमारी। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये बस पीजीटी एंड नेट वगैरह की एक शुरुआत है कि मैं पीजीटी और नेट वगैरह की तैयारी कराऊं, ठीक है, इसी तरह। तो बस आप लोग अपना, ये 4 क्लास है, बाकी इसकी 3 क्लास ऑलरेडी है प्रीवियस वाली, तो अब पीजीटी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप ज़रूर देखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ज़रूर करिएगा। बाय बाय।